जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और आप सभी के लिए पुनः फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लेके आ गया हूँ दोस्तों, जिसमें हम महिला पर्यवेक्षक प्रीवियस पेपर देखने वाले हैं और ये मेरा सेकंड क्लास है दोस्तों, जिसमें कि हम 25 मार्च 2017 का सेकंड शिफ्ट का पेपर को कवर करेंगे और इससे पहले वाले क्लास में हमने 25 मार्च 2017 का पहला शिफ्ट का पेपर कवर किया था दोस्तों, जिसमें कि हम पोषण और स्वास्थ्य के लगभग 55 क्वेश्चन वहाँ पे देखे थे और वो 55 क्वेश्चन नहीं होंगे दोस्तों आपके लिए, क्योंकि मैंने एक-एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने फैक्ट बन सकते हैं उन सभी को बहुत ही डिटेल से वहाँ पे बताया है और ऑप्शनों को भी बहुत ही डिटेल से वहाँ पे बताया है। सो वो क्लास नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखिएगा दोस्तों, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है और उसका कंप्लीट पीडीएफ भी आपको फ्री में जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। सो वहाँ से डाउनलोड करके एक बार ज़रूर देखिएगा और इस क्लास में भी आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस क्लास में भी हम उसी प्रकार से एक-एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से देखेंगे और क्वेश्चन ही नहीं बल्कि हम एक-एक ऑप्शन को बहुत ही अच्छा से देखने वाले हैं। सो चलते हैं दोस्तों क्लास की ओर और मैंने पहला सब्जेक्ट यहाँ पे लिया है पोषण और स्वास्थ्य का। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन है, कमर से नितंब का अनुपात खालिस्तान का संकेतक है। सो आपको बताना है दोस्तों, कमर से नितंब का जो अनुपात निकलता है वो खालिस्तान का संकेतक है, यानी कि किसका संकेतक है। सो जिसमें कि ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, पहला है पेलाग्रा, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों मोटापा, थर्ड ऑप्शन है नाखूनों की वृद्धि और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों दृश्यता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो इससे पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और सरल करता हूँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कमर से नितंब। अब कमर तो पता है हमें, लेकिन नितंब हमें नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नितंब नहीं पता। तो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, इसे आम या फिर सरल भाषा में कहा जाता है कूल्हा, है ना। क्या कहा जाता है? कूल्हा। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है कि कमर से जो है कूल्हे का जो अनुपात निकलता है ना, वो किसका संकेतक है, ये आपसे पूछा गया है। क्या जो है पेलाग्रा का संकेत है, या फिर मोटापा का संकेत है, या फिर जो है नाखूनों की वृद्धि का संकेत है, या दृश्यता का संकेत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे समझ के देना है। इससे पहले मैं क्वेश्चन को और आसान करने के लिए इस क्वेश्चन का निचोड़ की ओर लेके जाता हूँ, जो कि हमने इससे पहले वाले क्लास में देखा, उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, कमर से कूल्हे का अनुपात ये किस लिए निकाला जाता है दोस्तों। सो ये वसा, यानी कि वसा के वितरण को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। सो पहला पॉइंट तो आपका यहाँ पे ये निकल के सामने आ गया कि कमर से नितंब का जो अनुपात निकाला जाता है वो दोस्तों, वो किसके लिए निकाला जाता है कि यानी कि शरीर में वसा कितना है, यानी कि शरीर में वसा की मात्रा को मापने के लिए निकाला जाता है ये। ठीक है। और यदि वसा की मात्रा यहाँ पे निकलती है, सो वसा की यदि अधिक अधिक वसा हो या फिर कम वसा हो, या हम कह सकते हैं कि यदि इसके माध्यम से वसा का पता चलता है, तो हमें एक संकेत मिलता है दोस्तों कि क्या मोटापा का समस्या तो नहीं है, या फिर हमारे यानी कि आगे जाके हृदय रोग की समस्या तो नहीं हो सकती है ना। तो इन सभी जो है बीमारियों का संकेत हमें कमर से जो है कूल्हे का अनुपात निकालने से हमें पता चलता है। ठीक है। और ये पता हमें वसा के माध्यम से पता चलता है। ठीक है। सो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे ऐड करना है। सो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कमर से कूल्हे का अनुपात क्यों निकाला जाता है। इसलिए निकाला जाता है क्योंकि वसा का यानी कि वसा की मात्रा को मापने के लिए, यानी कि वसा पता करने के लिए निकाला जाता है कि आपके बॉडी में वसा की मात्रा कितनी है, फेट कितना है। ठीक है। यानी कि उपयोग कितना कर रहे हो वो आपके ये इससे पता चलेगा। ठीक है। इसके बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, या आपने पता कर लिया कि वसा या फैट इतना है, ठीक है, उपयोग हो रहा है। ठीक है। अब यदि वसा की मात्रा पता चलती है दोस्तों, तो इससे आपको ये पता चलेगा, यानी कि ये जो इनके जो बीमारी, इससे जो होने वाली बीमारियों का संकेत मिलेगा, जैसे कि मोटापा हो गया या फिर हृदय रोग संबंधित जो जोखिम है, उनके महत्वपूर्ण संकेत आपको यहाँ पे पता चलेंगे। ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे जो है पता हो गया। ठीक है। सो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं दोस्तों WHR, यानी कि कमर से कूल्हे का अनुपात जो है कैसे मापा जाता है। ठीक है। हमने ये तो पता कर लिया कि क्यों मापा जाता है, अब हम समझते हैं यहाँ पे कैसे मापा जाता है, क्योंकि स्टार्ट में ही मैंने आप लोगों से वादा किया है कि क्वेश्चन को मैं बहुत ही डिटेल से समझाऊंगा और एक एक क्वेश्चन का हम निचोड़ देखेंगे। ठीक है। सो मैं आप सभी को बता दूं, कमर से जो है कूल्हे का अनुपात को कहा जाता है WHR। ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि मैं WHR को जो है ज्यादातर इस को यूज करूंगा, तो जब भी मैं WHR कहूंगा तो आपको याद रखना है, इसे कहा जाता है कमर से कूल्हे का अनुपात। ठीक है। सो इसे कैसे मापा जाता है, सो आप सभी को बता दूं, सबसे पहले क्या किया जाता है, कमर की परिधि को कूल्हे की परिधि से क्या किया जाता है, विभाग यानी कि भाग दिया जाता है। ठीक है। सो उससे क्या निकलेगा,
कमर से कूल्हे का अनुपात निकलेगा। जैसे कि हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला दिया भी गया है, जैसे कमर की परिधि भागित कूल्हे की परिधि। जैसे मान लीजिएगा आपका जो है कमर का जो अनुपात, सॉरी कमर का जो हम कह सकते हैं त्रिज्या है, परिधि है दोस्तों, कितना है 80 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। 80 सेंटीमीटर किसका है, कमर का है, ठीक है। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं सेकंड कूल्हे की परिधि है ना, कूल्हे की परिधि आपका है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। जब आप इसे भाग दोगे दोस्तों, है ना, क्योंकि विभाजित करना है, जब इसके इसे भाग दोगे तो आपके पास में राइट आंसर कितना आएगा दोस्तों, 0.8। यानी कि ये निकल के आया कमर से यानी कि कमर से कूल्हे का अनुपात, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कमर से कूल्हे का अनुपात निकाला जाता है, ठीक है। सो पुनः फिर से याद दिला दूं, पहले हमने समझा जो है इसका जो है अनुपात क्यों निकाला जाता है, उसके बाद में कैसे निकाला जाता है, ये हमने यहाँ पे देखा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे समझते हैं WHR और बीमारियों का संबंध क्या है। यानी कि ये जो कूल्हे का जो कूल्हे और सॉरी कमर और कूल्हे का जो अनुपात है और बीमारियों का इससे क्या संबंध है, ठीक है, ये हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि मान लीजिए दोस्तों कमर से कूल्हे का जो अनुपात यदि उच्च है ना, यदि उच्च है तो मान लीजिएगा आपको जो हृदय रोग और टाइप यानी कि टाइप 2 डायबिटीज जैसे जो रोग या फिर उक्त जो है उच्च रक्तचाप और जो है स्ट्रोक का या हम कह सकते हैं स्ट्रोक का खतरा कहीं ना कहीं आपको आप में देखने को मिलेगा। सो सबसे पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे ये ऐड करना है दोस्तों कि यदि कमर से नितंब का जो अनुपात है वो यदि हाई निकलता है, अधिक निकलता है, तो उस कंडीशन में ये संकेत मिलता है हमें कि जो है आपको जो है हृदय रोग या फिर डायबिटीज रोग या फिर उच्च रक्तचाप या फिर स्ट्रोक का खतरा कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में यदि सामान्य निकलता है ना, सेकंड पॉइंट, यदि सामान्य निकलता है यानी कि सामान्य रूप से यदि महिलाओं के लिए यदि देखें दोस्तों, तो सामान्य रूप से WHR यानी कि कमर से नितंब का जो अनुपात यदि 0.8 से कम है और पुरुषों के लिए 0.9 से यानी कि से कम है, तो उसे क्या माना जाता है, स्वस्थ जो है स्वस्थकर माना जाता है। सो यदि स्वस्थ व्यक्ति, क्योंकि अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करके भी आपसे पूछा जा सकता है कि सामान्य रूप से जो है महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए जो है कमर से नितंब का अनुपात कितना होना चाहिए, तो आपको याद रखना है कितना होना चाहिए स्वस्थ महिलाओं के लिए जो है 0.8, ठीक है। और यदि पुरुषों की बात करें दोस्तों, तो पुरुषों के लिए कितना चाहिए, पुरुषों के लिए 0.9 है ना। सो दोनों याद रखना है दोस्तों। पुनः फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे महिलाओं के लिए जो है आपको WHR यानी कमर से नितंब का जो अनुपात होना चाहिए वो होना चाहिए 0.8 महिलाओं के लिए, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों पुरुषों के लिए, है ना, सो पुरुषों के लिए कितना होना चाहिए, सो पुरुषों के लिए आपको याद रखना है 0.9, क्योंकि यहाँ पे जितने भी फैक्ट और जितने भी जो पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों, हर एक पॉइंट से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सो यहाँ से आपका क्लियर हो चुका है कि इन दोनों में संबंध क्या है और जो है पुरुषों के लिए कितना चाहिए और महिलाओं के लिए कितना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जुड़ा हुआ है स्वस्थ, है ना। तो स्वस्थ महिलाओं के लिए, स्वस्थ पुरुषों के लिए पूछे तो स्वस्थ महिलाओं के लिए 0.8 होना चाहिए, है ना। इसके बाद में जो है पुरुषों के लिए कितना होना चाहिए, तो 0.9 होना चाहिए, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों कमर से कूल्हे का अनुपात ये क्यों महत्वपूर्ण है, सो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, यह आंतरिक वसा की मात्रा को दर्शाता है कि वसा कितना है, जो कि फेट और आंतों को सॉरी पेट और आंतों के आसपास जमा होता है, ठीक है। सो वसा की सॉरी ये जो कमर से कूल्हे का जो अनुपात है ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वसा को दर्शाता है, ठीक है, यानी कि वसा की मात्रा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना दोस्तों कि वसा जो है शरीर में वसा के वितरण जो है वितरण का हृदय रोग का गहरा संबंध है, ठीक है। सो हृदय रोग हो गया या फिर मोटापा हो गया, सो इसकी पता जो है हमें यानी इसका जानकारी या इसके संकेत कैसे मिलते हैं, सो वो मिलते हैं दोस्तों हमें कमर से नितंब का जो अनुपात है वो निकाला जाता है, तो ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में WHR को यदि हम देखें दोस्तों, सो इसमें BMI जो है BMI से अधिक सटीक रूप से मोटापा का आकलन किया जाता है। अब इससे पहले यदि आपने इससे पहले वाला क्लास देखा होगा दोस्तों, तो वहां पे मैंने BMI को बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है, यानी कि ये होता है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। तो वो क्लास नहीं देखा तो उसमें मैंने बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है, वो देख लीजिएगा, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों BMI क्या है। क्योंकि हर एक पॉइंट को यदि मैं हर एक क्लास में एक्सप्लेन कराते जाऊं तो कहीं ना कहीं क्लास काफी लंबा हो जाएगा। सो वो क्लास आप जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि उसका पूरा प्लेलिस्ट बना है, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे नजर डालते हैं दोस्तों, ये
क्वेश्चन पे, है ना, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे उन सभी को मैंने बता दिया दोस्तों। सो कहीं ना कहीं आपको जो शब्द सुनने को मिला दोस्तों वो मिला मोटापा, और इसका क्वेश्चन का पूरा संबंध जो है किससे है, मोटापा से है, ठीक है। सो इससे जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होता है दोस्तों, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे नजर डालते हैं दोस्तों महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम पे, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि जो है महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम डेट कहीं ना कहीं काफी नजदीक है, और ऐसे में आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए दोस्तों। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं या फिर एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, तो उन सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आपके पास में जितना भी समय बचा हुआ है, आपने जितना पढ़ रखा है और आपको और कितना पढ़ना है वो आप देखिएगा, और आपका रिवीजन और टेस्ट को बहुत ही फास्ट से लेके जाना है, या हम कह सकते हैं कि आपका रफ्तार कहीं ना कहीं अब अधिक होना चाहिए, स्पीड बढ़ाना होगा दोस्तों, क्योंकि यदि आपको अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना है तो कहीं ना कहीं आपका रफ्तार को तो बढ़ाना ही होगा, और आप उन लोगों की तरह तैयारी ना करें यदि आपको एग्जाम क्लियर करना है जो सभी कर रहे हैं, है ना। सो आप अपनी दिशा को अलग बदलिएगा और आपकी तैयारी को अलग दिशा दीजिए, जिससे कि आप अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों। और यदि आपने अभी तक ऐसा कोई बुक नहीं लिया होगा या फिर ऐसे कोई नोट्स से आप पढ़ नहीं रहे हो, और जो कि आपको चाहिए, आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि बेस्ट बुक होना बहुत ही जरूरी है, जिससे आप जो है रिवीजन कर सकते हैं, उन टॉपिकों को बहुत ही अच्छा से क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ आपके पास में एक टेक्स्ट बुक होना चाहिए, वो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। वैसे बेस्ट यदि हम देखें दोस्तों सो ऑनलाइन होना चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम देने जाने वाले हो उसमें ऑनलाइन पेपर होगा, सो कहीं ना कहीं ऑनलाइन बेस्ट होगा। फिर भी यदि आप ऑफलाइन देखना चाहते हो सो आप जो है बुक के माध्यम से कर सकते हैं। और मैंने एक बुक रिसर्च किया दोस्तों, जो कि बुक के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि काफी अच्छा है, चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित ये बुक है, जो कि आपको पूरा थ्योरी और टेस्ट के हिसाब से बहुत अच्छा बुक है, और इन्होंने हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छा से और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है। सो यदि आपने अभी तक कोई बुक नहीं लिया है और लेने के इच्छुक है तो चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं और आपकी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है कि दस्त व संबंधित रोग जैसे खसरा, श्वसन और अन्य संक्रमण के परिणामतः खालिस्तान होता है। ये आपको बताना है कि दस्त व संबंधित रोग जैसे कि खसरा और श्वसन या फिर अन्य संक्रमण रोग के परिणामतः खालिस्तान यानी कि क्या होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्या धनात्मक प्रोटीन व जो है ऊर्जा संतुलन होता है, या फिर ऋणात्मक प्रोटीन व ऊर्जा संतुलन होता है, या फिर समान प्रोटीन व ऊर्जा संतुलन होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है दोस्तों। इससे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बता दूं दोस्तों, जिससे कि आपका क्वेश्चन और आसान यहाँ पे हो जाएगा। सो यदि हम बात करें दोस्तों, डायरिया हो गया, खसरा हो गया, या फिर श्वसन संबंधित जैसे रोग, ये बीमारियां जो है ना दोस्तों, ये पोषण संबंधित जो है असंतुलनता के कारण उत्पन्न होते हैं दोस्तों। यानी कि पोषण संबंधित जो पोषक तत्व होते हैं उनकी असंतुलनता, यानी कि आप पर्याप्त मात्रा में यदि पोषक तत्व नहीं ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको डायरिया हो गया, खसरा हो गया, या फिर श्वसन संबंधित संक्रामक रोग हो सकते हैं, ठीक है। सो ये रोग किसके कारण होते हैं, पोषक तत्व यानी कि पोषण संबंधित असंतुलन उत्पन्नता के कारण, यानी कि पोषण संबंधित जो तत्व है उन्हें पर्याप्त रूप से न लेने के कारण ये बीमारियां होती है, ठीक है। और ये बीमारियां शरीर की ऊर्जा और पोषक तत्वों की खपत को बढ़ाती है। ये तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया दोस्तों, कि जो खसरा हो गया, है ना, डायरिया हो गया, खसरा हो गया, और श्वसन संबंधित जो रोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये जो बीमारियां जो होती है ना, ऊर्जा और पोषक तत्व संबंधित जो खपत होती है, यानी कि आपका जो ऊर्जा जो खर्च होता है ना, उसको क्या कर देते हैं, ये बढ़ा देते हैं, जबकि भोजन का सेवन यहाँ पे कम हो जाता है। यदि आप पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं आपको डायरिया, खसरा और श्वसन संबंधित रोग होंगे, ठीक है। और ये रोग क्या करते हैं दोस्तों, व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा और पोषक तत्वों की खपत को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और जबकि यदि ये बीमारी होती है तो कहीं ना कहीं आपका भोजन सेवन करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, जबकि पोषक तत्व और सॉरी ऊर्जा और पोषक तत्वों की खपत यहाँ पे बढ़ जाती है ना। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति काफी कमजोर हो जाता है, इससे शरीर में नकारात्मक प्रोटीन और ऊर्जा संतुलन, है ना, यहाँ पे क्या होगा, उत्पन्न होगा। क्या होगा, नकारात्मक प्रोटीन और ऊर्जा संतुलन यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। क्यों होता है ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। इसके बाद में इन संक्रमणों का जो प्रभाव है शरीर पर, क्या प्रभाव पड़ता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। सो पहला हम यहाँ पे देखते हैं डायरिया को, ठीक है। सो
डायरिया क्या है दोस्तों, यह शरीर में अत्यधिक पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करते हैं, बाहर निकालता है, जिससे जो है निर्जलीकरण यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, यह शरीर से अत्यधिक मात्रा में, है ना, अत्यधिक मात्रा में यदि डायरिया हो गया तो इसमें क्या होगा कि अत्यधिक मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि शरीर से अत्यधिक मात्रा में पानी को इलेक्ट्रोलाइट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या कर देता है, शरीर जल के माध्यम से बाहर निकाल देता है, जिससे कि निर्जलीकरण यहाँ पे होगा और अवसायिक पोषक तत्व और ऊर्जा ऊर्जा का अवशोषण यहाँ पे कम होगा, क्योंकि पानी के माध्यम से जो इलेक्ट्रोलाइट्स के माध्यम से क्या होगा, बॉडी से जितने भी पोषक तत्व है वो कैसे होंगे, बाहर निकल जाएंगे, जिससे कि शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, जिससे शरीर यहाँ पे कमजोर होने लगता है। ठीक है, सो पहला आपने समझा दोस्तों डायरिया को। ठीक है, सो डायरिया से क्या इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इसके बाद में हम यहाँ पे समझते हैं खसरा को। सो यह एक विषाणु जनित संक्रमक रोग है दोस्तों, जो कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करता है, ये कमजोर करता है। जबकि इससे पहले हमने डायरिया में देखा था, तो इसमें हमने क्या देखा था दोस्तों, कि इसमें शरीर से अत्यधिक पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जिससे क्या होगा, निर्जलीकरण यहाँ पे होता है, यानी कि पोषक तत्व जो है शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यदि शरीर से बाहर निकल जाएंगे पोषक तत्व, तो कहीं ना कहीं पोषक तत्व और ऊर्जा जो है कम अवशोषित होगा बॉडी में, जिससे कि शरीर कमजोर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब खसरा में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये विषाणु जनित रोग है और ये क्या करते हैं, प्रतिरक्षी प्रणाली यानी कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है जो है उसको क्या कर देते हैं, ये कमजोर कर देते हैं। इससे भोजन व अवशोषण बाधित होता है और ऊर्जा की यहाँ पे क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं दोस्तों श्वसन संक्रमण रोग, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे शरीर अधिक जो है ऊर्जा खर्च करता है, क्योंकि संक्रमण से इलाज के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को अधिक कार्य यहाँ पे करना पड़ता है। तो इससे क्या होगा कि भूख कम लगती है और जिससे कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी आती है। ठीक है, तो ये तीनों फैक्ट मैंने आपको बताया, डायरिया क्या होता है, खसरा क्या है और श्वसन क्या है और इसका शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसको मैं पुनः फिर रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट है दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस 90.99 है ना। सो इन पॉइंटों को हम पुनः फिर से यहाँ पे समझते हैं। डायरिया क्या है दोस्तों, डायरिया एक अत्यधिक जो यहाँ से क्या होगा कि शरीर से अत्यधिक पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे होते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे निर्जलीकरण यहाँ पे होगा। ठीक है, और अवसायिक पोषक तत्व और जो है ऊर्जा का अवशोषण यहाँ पे कम होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि शरीर कमजोर होने लगता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमने देखा था यहाँ पे खसरा, है ना, यानी कि यह एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, जो कि प्रतिरक्षी प्रणाली यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर देता है, ये कमजोर कर देता है, जिससे भोजन का अवशोषण यहाँ पे बाधित होगा, है ना, यानी कि अवशोषण यहाँ पे पर्याप्त रूप से नहीं हो पाएगा। यदि पर्याप्त रूप से नहीं होगा तो कहीं ना कहीं एनर्जी यहाँ पे हानि हो यानी कि ऊर्जा की हानि होगी। ठीक है, इसीलिए बात हमने देखा था श्वसन संक्रमण, है ना, यानी कि इससे क्या होगा कि अत्यधिक ऊर्जा यहाँ पे खर्च होती है, क्योंकि इसमें संक्रमण से लड़ने के लिए जो है प्रतिरक्षा प्रणाली को अधिक कार्य यहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए जो है ये इंसानों के लिए काफी खतरनाक होती है और इससे क्या होगा कि भूख कम लगती है ना, कम हो जाती, भूख लगना कम हो जाता है। और यदि भूख लगना कम होगा तो कहीं ना कहीं शरीर में पोषक तत्वों की कमी होगी। ठीक है, तो ये तीनों फैक्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद मैं लेके चलता हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट की और हम यहाँ पे समझते हैं नकारात्मक प्रोटीन और ऊर्जा संतुलन क्यों है यानी कि क्या है। ठीक है, यानी कि नकारात्मक प्रोटीन और ऊर्जा संतुलन क्या है। तो ये क्या होता है दोस्तों, जब शरीर से जो है भोजन से शरीर में भोजन से मिलने वाली ऊर्जा और प्रोटीन के संतुलन में अधिक खर्च करता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि संतुलन नकारात्मक होगा, यानी कि शरीर में जो भोजन से मिलने वाले ऊर्जा और प्रोटीन का जो तुलना है, यानी कि तुलना में जितना मिलना चाहिए उससे अधिक यदि खर्च हो रहा है। ठीक है, यानी कि जितना बॉडी में मिल रहा है भोजन के माध्यम से, उस ऊर्जा या प्रोटीन को यदि अधिक खर्च कर रहे हो तो कहीं ना कहीं संतुलन कैसे होगा, नकारात्मक होगा। ठीक है, और शरीर जो है ऊर्जा और प्रोटीन की भरपाई के लिए जो है अपने को ऊतकों को क्या करना होता है, तोड़कर शुरू कर देता है ना, तो क्या कर देगा ये अपने यानी कि शरीर में ऊर्जा ऊर्जा और प्रोटीन की भरपाई के लिए क्या करता है, बॉडी ऊतकों को तोड़ना यहाँ पे शुरू कर देता है। और इस स्थिति में क्या होगा, मांसपेशियों को हानि और कमजोरी होगी, है ना, और प्रतिरक्षा में क्या होगा, गिरावट होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों फैक्ट आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे दोस्तों। इसके बाद में संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट में आपको बताने से पहले मैं अभी तक मैंने जो बताया है उनको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण
रोल निभाने वाले हैं। सो पहला हमने देखा था डायरिया, खसरा और श्वसन और संक्रमण। तो ये बीमारी ऐसे है दोस्तों जो कि पोषण संबंधित है, जो कि पोषण की असंतुलनता के कारण उत्पन्न होते हैं, यानी कि पर्याप्त मात्रा में व्यक्ति को पोषण नहीं मिल पाता है, इसके कारण होते हैं। और इससे बीमारी से क्या होगा दोस्तों, इस बीमारी में पोषक तत्व और ऊर्जा की अधिक खपत यहाँ पे होती है, जबकि भोजन यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जबकि जितना एनर्जी जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, भोजन से मिलता है। यानी कि जितना आप भोजन खा रहे हो, कहीं ना कहीं जितना एनर्जी मिलना चाहिए उससे ज्यादा यदि आपका जो है एनर्जी और पोषक तत्व यहाँ पे खर्च हो रहे हैं, उनका खपत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो है डायरिया और खसरा और श्वसन संबंधित जो रोग है वो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इससे शरीर में नकारात्मक प्रोटीन और ऊर्जा का संतुलन, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है ना। यानी कि ऊर्जा और जो है प्रोटीन और ऊर्जा का संतुलन कैसा हो रहा है, नकारात्मक उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में हमने देखा था दोस्तों डायरिया, खसरा और श्वसन। सो डायरिया को हमने देखा था दोस्तों, इससे क्या होगा कि अत्यधिक मात्रा में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाते हैं दोस्तों, शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे निर्जलीकरण यहाँ पे हो जाता है और अवसाय पोषक तत्व और जो ऊर्जा है और इसका अवशोषण कैसे होगा, कम हो जाता है, जिससे कि शरीर में क्या होगा, कमजोरी होगा। क्योंकि पर्याप्त मात्रा में यदि पोषक तत्व और ऊर्जा नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में कमजोरी आने लगता है। और खसरा में क्या होगा कि यह एक संक्रमण रोग है, ये तो आपको याद रहेगा ही। इसके बाद में आपको याद रखना है दोस्तों, इससे क्या होगा कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ना, खसरा होने के कारण कमजोर हो जाता है और इससे भोजन का अवशोषण बाधित होगा। यदि भोजन का अवशोषण बाधित होगा तो एनर्जी की हानि होगी, क्योंकि एनर्जी कहाँ से मिलता है, हमें भोजन के माध्यम से मिलता है। सो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ऐड करना है। इसके बाद में श्वसन संक्रमण मैंने आपको बताया था दोस्तों, जिससे कि हमने यहाँ पे देखा था कि इससे क्या होगा कि श्वसन संक्रमण के कारण क्या होगा कि ऊर्जा अधिक खर्च होता है, जबकि यहाँ पे संक्रमण से लड़ने के लिए एनर्जी अधिक चाहिए, है ना। खपत क्या हो रहा है, यहाँ पे अधिक हो रहा है, खर्च ज्यादा हो रहा है, जबकि मिल बहुत कम रहा है। सो क्यों, क्योंकि इससे इस बीमारी के कारण क्या होता है, भूख कम लगती है, जिससे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होगी और यदि पोषक तत्वों की कमी होगी तो एनर्जी कहीं ना कहीं कम मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे इस कारण जो है ये भी बीमारी काफी खतरनाक होती है और ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में हमने देखा था नकारात्मक प्रभाव जो है कैसे पड़ता है, यानी प्रोटीन और ऊर्जा की कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ जाती है, उसमें नकारात्मक इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो हमने देखा था दोस्तों कि यदि भोजन से पहले, यानी कि जितना आपको भोजन चाहिए उससे ज्यादा यदि प्रोटीन आप और ऊर्जा खर्च कर रहे हो तो इसे कहा जाएगा असंतुलन, यानी कि नकारात्मक संतुलन। ठीक है, संतुलन में नकारात्मकता हो जाता है। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों कि शरीर में क्या होगा, ऊर्जा और प्रोटीन की भरपाई के लिए यदि एनर्जी नहीं मिलेगा, है ना, तो अब क्या होगा कि इसमें उत्तकों को तोड़ना, बॉडी क्या करता है, अब सेल्स जो है उत्तकों को तोड़ना स्टार्ट यहाँ पे कर देता है। ठीक है, सो ये प्रक्रिया यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और इस स्थिति में क्या होगा, यदि उत्तकों को तोड़ना यहाँ पे शुरू कर दिया तो इस स्थिति में क्या होगा दोस्तों कि इस स्थिति में मांसपेशियों को हानि पहुंचने लगेगा और मांसपेशियां कैसे होंगी, कमजोर होने लगेगी और प्रतिरक्षा यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी यहाँ पे गिरावट आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये नकारात्मक प्रभाव पड़ता है प्रोटीन और ऊर्जा का असंतुलनता के कारण। ठीक है, सो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि बीमारी, इससे क्या होगा कि इस बीमारी के दौरान पोषण क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है दोस्तों। इससे क्या होगा कि संक्रमण के दौरान शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ना, क्योंकि इस बीमारी से लड़ने के लिए एनर्जी और पोषक तत्वों की अधिक मात्रा होना चाहिए। यदि यह आहार नहीं मिला, यानी कि यदि सही मात्रा में या सही आहार नहीं मिला तो क्या होगा, शरीर में पोषक तत्वों की कमी होगी और पोषक तत्वों की कमी और वजन में अत्यधिक गिरावट आ सकती है और बच्चों और बुजुर्ग में अत्यधिक कमजोरी जो है दोस्तों, मृत्यु का एक बहुत बड़ा जो है खतरा यहाँ पे दिखता है। ठीक है, सो इसीलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, सो ये पॉइंट पे आपको यहाँ पे याद रखना है। इसको मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि बीमारी के दौरान पोषक तत्वों की यानी पोषक तत्वों की क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि संक्रमण के दौरान अतिरिक्त एनर्जी और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और यदि सही मात्रा में यदि पोषक तत्व और एनर्जी नहीं मिला तो कहीं ना कहीं वजन में कमी आएगी, पोषक तत्वों की कमी के कारण वजन में कमी आएगी और अत्यधिक गिरावट आ सकती है। और यदि बुजुर्ग या बच्चों में अत्यधिक कमजोरी यदि कहीं ना कहीं आती है तो वो मृत्यु का कारण बन सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे ऐड करना है दोस्तों। इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं
डायरिया और खसरा ये हमने यहाँ पे देख लिया था। अब यहाँ पे देखते हैं इससे बचाव के क्या उपाय है, ठीक है। यानी कि डायरिया, खसरा और जो श्वसन संक्रमित जो संक्रमण रोगों से हम बचाव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो बचाव करने के जो उपाय है दोस्तों, संतुलित आहार। पहला आपको याद रखना है कि अधिक से अधिक यानी कि अधिक मात्रा में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को लेना है, जैसे कि दूध, दाल, अंडे, है ना। सो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि संतुलित आहार के रूप में आते हैं, और साथ ही साथ विटामिन सी और जिंक युक्त भोजन, जैसे कि संतरा, टमाटर और मूंगफली, है ना। तो ऐसे संतुलित आहार आपको लेना चाहिए, ठीक है। खसरा, डायरिया और श्वसन संबंधित रोगों के बचाव के उपायों के तौर पहला हमने देखा था दोस्तों, संक्रमण रोग सॉरी इसका बचाव का जो उपाय है वो है संतुलित आहार। तो ये दोनों पॉइंट आपको ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पे याद रखना है हाइड्रेशन। यानी कि डायरिया में क्या होता है दोस्तों, ओआरएस, है ना, ओआरएस और अधिक मात्रा में पानी का सेवन करना होगा, ठीक है। ओआरएस की जो गोली है या फिर ओआरएस और पानी की मात्रा आपको अधिक लेना होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट से संतुलन बनाए रखने के लिए नारियल का पानी पानी और छाछ लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट ऐड करना है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है टीकाकरण। यानी कि खसरा के लिए एमएमआर वैक्सीन आवश्यक होता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ऐड हो रहा है कि खसरा के लिए कौन सा टीका या कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आपको याद रखना है कि खसरा के लिए एमएमआर कौन कौन सा एमएमआर वैक्सीन लगाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में श्वसन संक्रमण के बचाव के लिए इन्फ्लुएंजा और जो है न्यूमोकोकल वैक्सीन ये लगाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा दोस्तों, जो कि श्वसन संक्रमण से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। सो इसके लिए लगाया जाता है दोस्तों इन जो है इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल वैक्सीन लगाया जाता है, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट पे आपका याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, संक्रमण से बचाव के क्या क्या उपाय है। सो सबसे पहले तो हाथों की जो है नियमित सफाई करना चाहिए। इसके बाद में संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से बचना चाहिए, और ताजे फल और हरी सब्जी खाने से प्रतिरक्षा तंत्र कैसे होती है, मजबूत होती है। सो इसके लिए आपको जो है ताजे फल और हरी सब्जियां खाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। सो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का पूरा निचोड़ देखा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो अब आप बहुत ही आसानी से दे पाओगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऋणात्मक प्रोटीन ऊर्जा संतुलन, है ना। कैसा, ऋणात्मक प्रोटीन ऊर्जा संतुलन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। सो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है दोस्तों। इसके बाद में हम क्यों ना ऑप्शनों पे नजर डालें दोस्तों। जैसे कि आपने देखा था धनात्मक प्रोटीन संतुलन, है ना। तो धनात्मक प्रोटीन संतुलन क्या है ये हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों। इससे क्या होगा कि यदि जो है हम कह सकते हैं कि सकारात्मक प्रोटीन और ऊर्जा मिल रहा है तो वो कैसे होगा, धनात्मक होगा। यदि कमी हो रहा है तो ऋणात्मक होगा, ठीक है। और पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि कैसा है, प्रोटीन का जो संतुलन प्रोटीन और जो पोषक तत्वों का जो संतुलन कहीं ना कहीं सही है, अच्छा है, जितना मिलना चाहिए उतना पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शनों में ज्यादा कुछ फैक्ट नहीं है, बस क्वेश्चन का पूरा निचोड़ यदि आपने देख लिया तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ दोस्तों। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य खालिस्तान प्रदान करता है। क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य खालिस्तान प्रदान करता है। सो क्या प्रदान करता है ये आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में, ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्ता परक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है, या फिर ग्रामीण जनसंख्या को किफायती स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है, या फिर विशेष रूप से सुरक्षित समूह को स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करता है, या उपरोक्त सभी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है दोस्तों कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। इससे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बता देता हूँ दोस्तों, जिससे कि आपका क्वेश्चन और आसान हो जाएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को। सो ये जो मिशन है दोस्तों भारत सरकार द्वारा 2005 में ये शुरू किया गया था। अब ये एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के सामने आ रहा है। सो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब स्टार्ट किया गया था, 2005 में किया गया था, ये याद रखना है। क्योंकि आपको ध्यान ये देना है दोस्तों इन क्लासेसों में कि पॉइंट कहाँ से बन सकते हैं और आगे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं वो ध्यान देना है। क्योंकि यदि हम सिलेबस देखें दोस्तों, तो सिलेबस में जो टॉपिक्स देखे हैं और हम जो पढ़ रहे हैं, है ना, यहीं से तो क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन
इससे पहले जो क्वेश्चन बना है उसमें जितना फैक्ट आपको देखने को मिल रहा है उस फैक्ट को बहुत ही अच्छा से समझना है। और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से बता रहा हूँ, उसके बाद में पूरा मटेरियल आपके सामने रख रहा हूँ जिससे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो रहा होगा, है ना। तो इस प्रकार से आप हर एक क्वेश्चन को अच्छा से समझते जाइए। सो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है भारत सरकार के द्वारा कब 2005 में ये शुरू किया गया था, ठीक है। और ये एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम था, ठीक है। सो ये भी याद रखना है क्या था, एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम था दोस्तों। और इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण किफायती या फिर हम कह सकते हैं कि सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था, ठीक है। क्या 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 पॉइंट है कि महत्वपूर्ण गुण यानी कि क्या होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्वस्थ यानी कि सुलभ या स्वस्थ सेवाएं उपलब्ध कराना था। और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित समूह यानी कि SC/ST के अंतर्गत आने वाले ऐसे महिलाएं जो कि आर्थिक रूप से कमजोर थी, है ना, कमजोर थी, उन पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए ये एक कार्यक्रम चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। और कब चलाया गया था, तो 2005 में चलाया गया था, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आपका आसान हो गया। अब क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे, ठीक है। इससे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और यहाँ पे ऐड कर दूं दोस्तों, जिससे कि आपका क्वेश्चन यहाँ पे और आसान होगा और इससे और फैक्ट निकलेगा दोस्तों। यदि हम यहाँ पे देखते दोस्तों NRHM के अनुसार यानी कि इसके क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो पहला लक्षण आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, सॉरी लक्ष्य आपको देखने को मिलेगा। इसका क्या लक्ष्य था, जो राष्ट्रीय ग्रामीण यानी कि ये जो योजना है यहाँ सॉरी कार्यक्रम जो चलाया गया था दोस्तों, राष्ट्रीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वस्थ मिशन, है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो चलाया गया था, इसका लक्ष्य क्या था ये हम यहाँ पे देखते हैं। सो पहला जो लक्ष्य था दोस्तों, सभी सभी के लिए स्वस्थ सेवाएं उपलब्ध कराना, ठीक है। सो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, सभी के लिए क्या स्वस्थ सेवाएं उपलब्ध कराना था। सेकंड आपको याद रखना है कि ग्रामीण इलाकों में बेसिक हेल्थ केयर सेवाएं उपलब्ध कराना, है ना, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराना था। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य केंद्र और साथ ही साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मजबूत करना था, ठीक है। तो पहला जो लक्ष्य इसका था कि सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था, ठीक है, पहला पॉइंट। इसके बाद में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए या ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक हेल्थ केयर सेवाएं उपलब्ध कराना था, ठीक है। इसके बाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मजबूत बनाना था, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट निकल के सामने आए। इसके बाद में सेकंड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मातृ और मृत्यु दर को कम करना इसका कारण था, ठीक है। यानी कि इसका सेकंड लक्ष्य आपको देखने को मिल रहा होगा, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना था, यानी कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को सुरक्षित प्रसव और टीकाकरण सुविधाएं प्रदान यहाँ पे करना था, ठीक है। और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को जो है सुदृढ़ रखना था। तो सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, जो है मातृ और शिशु मृत्यु दर को कहीं ना कहीं कम करना था, जिससे कि गर्भवती महिला और नवजात शिशुओं को सुरक्षा मिल सके और गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए और टीकाकरण सुविधाएं दिया जा सके, ठीक है। सेकंड पॉइंट याद रखना है दोस्तों, संक्रमण रोग की रोकथाम यहाँ से हो सके, यानी कि मलेरिया, डेंगू और साथ ही साथ काला आजार हो गया जैसी बीमारियां जो है इनका रोकथाम कर सके और इसके लिए इलाज के लिए जागरूकता फैलाया जा सके, इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए गए थे, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है दोस्तों कि स्वास्थ्य सेवाओं की जो वित्तीय पहुंच जो है लोगों तक पहुंचा सके, यानी कि गरीबों के लिए मुफ्त दवा और उपचार जो सुविधा है गरीबों तक पहुंचाया जा सके और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का विस्तार यहाँ पे कहीं ना कहीं हो सके, इस यानी कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि स्वस्थ यानी कि स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता, है ना, यानी कि गांव में आशा कार्यकर्ता जैसे जो स्वास्थ्य कर्मियां हैं उनकी उपलब्धता हो, इसके लिए भी यहाँ पे इसका एक लक्ष्य के रूप में हम देख सकते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि आपको याद रखना है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, है ना। तो इन पॉइंटों को आपको अच्छा से समझना है दोस्तों। इसके बाद में सेकंड आप यहाँ पे पॉइंट ऐड कर सकते हैं, डॉक्टरों, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफों की संख्या को भी कहीं ना कहीं बढ़ाना इस जो है कार्यक्रम का लक्ष्य था, ठीक है। तो इसको हम पुनः फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों। पहला हमने देखा था यहाँ पे, पहला पॉइंट देखा था सभी क्षेत्रों यानी कि सभी के लिए स्वस्थ सेवाएं उपलब्ध कराना, है ना, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का जो मुख्य लक्ष्य था दोस्तों, इसका लक्ष्य आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे,
पहला लक्ष्य था सभी के लिए स्वस्थ सेवाएं उपलब्ध कराना, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है हेल्थ केयर जो है सुविधाएं उपलब्ध कराना, और साथ ही साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मजबूत करना है। ठीक है, सेकंड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे एड है दोस्तों, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना था, यानी कि गर्भवती महिला और नवजात शिशुओं को सुरक्षित प्रसव और टीकाकरण की सुविधाएं उपलब्ध कराना, और साथ ही साथ मातृ एवं स्वस्थ सेवाओं को सुदृढ़ करना था। ठीक है, और संक्रमण रोग की रोकथाम पे भी यहाँ पे एक लक्ष्य के रूप में रखा गया था दोस्तों, जैसे कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, टीबी हो गया, कालाजार हो गया, है ना, जैसे बीमारियों का रोकथाम और उसमें जागरूकता फैलाया जा सके, इसका लक्ष्य, इसलिए ये लक्ष्य रखा गया था दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है स्वस्थ सेवाओं और वित्तीय सेवाएं पहुंचाना। ठीक है, जैसे कि गरीबों के लिए मुफ्त दवा और उपचार की सुविधाएं प्रदान करना, साथ ही साथ ग्रामीण यानी कि स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का विस्तार करना इसका मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, और स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता भी कहीं ना कहीं इसका लक्ष्य था दोस्तों, जिसमें कि गांव में आशा कार्यकर्ता जैसे कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना, और डॉक्टरों और नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की यानी कि संख्या को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में महत्वपूर्ण तथ्य हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। पहला हम यहाँ पे देखते हैं NRHM, यानी कि इसे कहा जाता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, सो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, सो इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों, ये आपको याद रखना है, जैसे कि मैंने 2005 में तो बताया ही था। सो 12 मार्च 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, है ना। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, और इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत यानी कि लाया गया था। ठीक है, और इसके बाद में जिसमें क्या गया था, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन इसे कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो शहरी यदि हम कहें तो ये भी इसे कहा जाता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में इसके अंतर्गत क्या हुआ था, कुछ योजनाएं भी आई थी दोस्तों, जैसे कि जननी सुरक्षा योजना हो गया, या फिर जो है गरीबी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क प्रसव और वित्तीय सहायता प्रदान करना, इसमें जननी सुरक्षा योजना के तहत ये था। ठीक है, सो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं भी यहाँ पे एड किए गए थे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। सो पहला यहाँ पे ऐड किया गया था दोस्तों जननी सुरक्षा योजना, जो कि जननी सुरक्षा योजना क्या था दोस्तों, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क प्रसव और वित्तीय सहायता यहाँ पे प्रदान करना था। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है इसमें ऐड किया गया था इसी समय, जिसमें कि 0 से 18 यानी कि जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पे जो है उपलब्ध कराना था। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, थर्ड पॉइंट के रूप में कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम इसी समय चलाया गया था दोस्तों, जो कि कुष्ठ रोगों को जो है जड़ से खत्म करने के लिए ये योजना यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसके बाद में टीकाकरण अभियान भी इसी से एड हुआ था, जिसमें कि नवजात और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण सुविधाएं उपलब्ध हो सके, है ना। सो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे दोस्तों जो कि आपको याद रखना है। इसको मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य है ना, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जो स्थापना है वो 12 अप्रैल 2005 में किया गया था दोस्तों, और किसके द्वारा किया गया था ये भी आपको याद रखना है, तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लाया गया था दोस्तों, जिसे राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन भी से कहा जाता है। सो ये भी आपको याद रखना है, और इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं भी लाए गए थे दोस्तों, जैसे कि जननी सुरक्षा योजना, यानी कि जो गर्भवती यानी कि गरीब गर्भवती महिलाएं हैं उनको स्वस्थ जो है प्रसव वित्तीय सहायता प्रदान करना था। इसके बाद में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यहाँ पे चलाया गया था, जो कि जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के जो बच्चे थे, है ना, उनको निःशुल्क स्वास्थ्य जांच इलाज यहाँ पे प्रदान किया गया, और कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम इसी के तहत लाया गया, जो कि जो है कुष्ठ रोग को जड़ से खत्म करने का योजना यहाँ पे बनाया गया था। इसके बाद में टीकाकरण अभियान इसी के तहत आया था दोस्तों, और इसके तहत जो है नवजात और गर्भवती महिलाओं को के लिए टीकाकरण की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराया गया था। ठीक है, सो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। सो अब यहाँ पे जो है इतना पूरा फैक्ट आपने देखा, और इस क्वेश्चन का यदि आप आंसर देते हो दोस्तों तो आप बहुत ही इजीली दे पाओगे, क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आपने ग्रामीण जो है जनसंख्या को जो है गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के लिए भी आपने देखा, क्योंकि ये सेवाएं उपलब्ध कराना था इनका उद्देश्य, और इसके बाद में ग्रामीण जनसंख्या को किफायती स्वास्थ्य देखभाल के लिए भी इन्होंने इसमें कार्य किया गया। इसके बाद में जो है असुरक्षित समूह को स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा भी यहाँ पे प्रदान किया गया है। ठीक है, सो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सभी, उपरोक्त सभी, है ना। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है, उपरोक्त सभी। ठीक है, सो
इस प्रकार से जो आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों। और हम चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन है कि इन्फ्लुएंजा की रोग उद्भवन अवधि कितनी होती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन को पुनः भी रिपीट करता हूँ कि इन्फ्लुएंजा की रोग उद्भव अवधि खालिस्तान की होती है, यानी कि कितनी होती है, आपको ये बताना है दोस्तों। सो आपके पास में ऑप्शन है दोस्तों 9 से 15 दिन का, 4 से 9 दिन का, 1 से 7 दिन का, या फिर 1 से 2 दिन का। ठीक है, सो सबसे पहले तो आप समझते हैं इन्फ्लुएंजा, है ना, कि ये क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, सो क्या होता है दोस्तों, जिसे सामान्यतः इससे कहा जाता है, इन्फ्लुएंजा को फ्लू कहा जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है फ्लू कहा जाता है, और एक संक्रामक रोग है दोस्तों। ठीक है, जो कि एक वायरस के कारण फैलने वाला रोग है। ठीक है, और इस वायरस को जो है संक्रमित व्यक्ति यानी कि संक्रमित व्यक्ति के लक्षण दिखने में कुछ समय यहाँ पे लगता है। ठीक है, यानी कि हम ये नहीं कह सकते हो कि डायरेक्ट इनको लक्षण दिखेंगे, यानी कि लक्षण दिखने में यहाँ पे कुछ थोड़ा समय लगता है, जिसे उसमें काल कहा जाता है। ठीक है, कि क्या क्या कहा जाता है, उसमें जो है उसमें काल कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, उष्मयान काल कहा जाता है। और इन्फ्लुएंजा का उष्मयान काल जो होता है दोस्तों, वो होता है 1 से 7 दिन के बीच में। कितना होता है, 1 से 7 दिन के बीच में होता है। लेकिन आमतौर पर यदि हम देखें दोस्तों, तो वो 2 से 3 दिन में लक्षण को प्रकट करने लगता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको समझ में आया होगा। इन्फ्लुएंजा के एक संक्रमित रोग है जो जिसे कहा जाता है फ्लू, जिसे आम भाषा में सामान्य रूप से फ्लू भी कहा जाता है। ठीक है, और ये किस वायरस के कारण फैलता है, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण फैलता है। ठीक है, और यह जो रोग है दोस्तों, यह वायरस के जो लक्षण है कहीं ना कहीं काफी देर यानी कि काफी समय के बाद में दिखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उस्मैन काल कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। और इसका जो उस्मैन काल होता है दोस्तों, लगभग 1 से 7 दिन के यानी कि 1 से 7 दिन के बीच में होता है। ठीक है, जिससे आमतौर पर 2 से 3 दिन के लक्षण में यानी कि 2 से 3 दिन में लक्षण प्रकट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे आपको यहाँ पे इन्फ्लुएंजा समझ में आ गया होगा। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये डाउट होगा, उस्मैन काल क्या है। वैसे उस्मैन काल तो मैंने आपको बता दिया कि 1 से 7 दिन के बीच में होता है। अब ये समझ लेते हैं उस्मैन काल क्या होता है। ठीक है, सो क्या होता है दोस्तों, यह वह समय होता है जब कोई व्यक्ति वायरस से संक्रमित होता है। क्या है, जब कोई व्यक्ति वायरस से संक्रमित होता है और जब तक उसमें लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, तो उसे कहा जाता है, या जब तक लक्षण प्रकट नहीं होते हैं और जब लक्षण प्रकट होने लगते हैं, यानी कि जब से स्टार्ट हुआ था और लक्षण दिखे उस दिन के बीच का जो समय है, उसे कहा जाता है उष्मयन काल। ठीक है, सो इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि उष्मयन काल क्या है। वह समय होता है जो जब कोई व्यक्ति वायरस से संक्रमित होता है और जब जब तक उसमें लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, तो उस समय को क्या कहा जाता है, उसमें काल कहा जाता है। इस दौरान व्यक्ति जो है संक्रमण जो है इस दौरान व्यक्ति संक्रमण यानी कि व्यक्ति को संक्रमण फैला सकता है, भले ही उसमें कोई लक्षण महसूस ना हो। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि उसको लक्षण नहीं दिख रहे हैं, तो जो है उसे यानी कि वो दूसरे व्यक्ति को संक्रमित नहीं कर सकता है, यानी कि संक्रमण नहीं फैला सकता है, लेकिन फैला सकता है क्योंकि इसके जो लक्षण है वो काफी देर तक दिखते हैं। ठीक है, सो इसी काल को कहा जाता है उष्मयन काल। क्योंकि मैं इस क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन मैं हल करा रहा हूँ दोस्तों, मैं पूरा 100% यही प्रयास कर रहा हूँ कि मैं हर एक पॉइंट को आप लोगों तक पहुंचाऊं। और क्लास में काफी लेट अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन हर एक क्लास में आपको बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं और इतना दावे के साथ में कहता हूं दोस्तों कि यदि आपने इस क्लास को देख लिया और इस टॉपिक से यदि क्वेश्चन बन गया, तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन कभी गलत नहीं करके आओगे। और गलत करके आते हो तो कहीं ना कहीं गलती आपकी रहेगी, क्योंकि आपने पूरा क्लास को अच्छा से नहीं देखा होगा या फिर इस टॉपिक को आप समझ ही नहीं पाए होंगे। सो यदि आपको इन टॉपिकों से रिलेटेड कोई यानी कि कोई डाउट भी अगर रहता है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि मैं कमेंट्स को देखता हूं और उसका रिप्लाई देने का प्रयास करता हूं। सो आप सभी के लिए, मेरे लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मैं बहुत ही अच्छा से अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूं और आगे आने वाले दिनों में भी इन क्लासेसों को मैं ऐसे ही बहुत अच्छा से देने का प्रयास करूंगा, बल्कि मैं बहुत बेहतर करते जाऊंगा। सो आप अच्छा से देखिएगा दोस्तों, है ना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों इन्फ्लुएंजा के प्रकार। ठीक है, सो अब पहला इन्फ्लुएंजा है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा ए को समझते हैं। ये क्या है, यह सबसे घातक प्रकार का और एक वैश्विक बीमारी का कारण को बताता है दोस्तों, बना सकता है। क्या पहला पॉइंट आपको याद रखना है, इन्फ्लुएंजा ए। ठीक है, इन्फ्लुएंजा ए क्या हो दोस्तों, यह एक घातक प्रकार यानी कि घातक प्रकार का है, जो कि वैश्विक बीमारियां है ना, वैश्विक बीमारियों का कारण बन सकता है। जैसे कि N1H2 यानी किसे कहा जाता है, स्वाइन फ्लू जैसे बीमारियों को
यानी कि बीमारियों का कारण बन सकता है। ठीक है, सेकंड आपको याद रखना है इन्फ्लुएंजा बी, सेकंड प्रकार इन्फ्लुएंजा बी, यानी कि यह केवल मनुष्यों में पाया जाता है, जैसे मौसमी संक्रमण का कारण यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, तो पहला आपको याद रखना है यह घातक प्रकार का होता है। यदि पहला हो गया, पहले स्टेज में यानी कि पहला प्रकार यदि हो गया तो कहीं ना कहीं घातक रूप हो सकता है, जो कि स्वाइन फ्लू जैसे बीमारी का कारण बन सकता है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड यदि है तो कहीं ना कहीं ये कम हो सकता है, यानी कि मनुष्यों में पाया जाता है, और ये मौसम संक्रमण का कारण बन सकता है। ठीक है, सेकंड आपको याद रखना है दोस्तों, वो है इन्फ्लुएंजा सी, यानी कि हल्के श्वसन संक्रमण का कारण ये हो सकता है। सो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में जो है इन्फ्लुएंजा डी, यानी कि यह मुख्य रूप से पशुओं को प्रभावित करता है। ठीक है, और मनुष्यों में दुर्लभ पाया जाता है। सो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, पहला इन्फ्लुएंजा ये मैंने बताया दोस्तों, ये घातक होता है, खतरनाक होता है, जो कि महामारी का कारण बन सकता है। जैसे पिछले बार आपने देखा दोस्तों कोरोना, क्योंकि कोरोना ने इतना दहशत मचाया था, जो कि पूरा हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में लोग जो है काफ़ी परेशान थे। सो कहीं न कहीं इन्फ्लुएंजा ए के जो प्रकोप है, वो भी इसी प्रकार से घातक होते हैं, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, और ये स्वाइन फ्लू का कारण भी बन सकता है। इसके बाद में सेकंड यदि हम देखें इन्फ्लुएंजा बी, है ना? सो यह मनुष्यों में पाया जाता है, जो कि मौसमी संक्रमण का कारण यानी कि बनता है, ठीक है? इन्फ्लुएंजा सी यह हल्के श्वसन संक्रमण का कारण बनता है, ठीक है। इसके बाद में इन्फ्लुएंजा डी जो है यह मुख्य रूप से पशुओं को प्रभावित करता है और मनुष्यों के लिए दुर्लभ होता है, ठीक है। सो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हम यहाँ पे देख लेते हैं इन्फ्लुएंजा के क्या लक्षण हैं। सो पहला, तेज बुखार आना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में सिर दर्द या बदन दर्द होना स्टार्ट होता है। उसके बाद में गले में खराश यदि आ रही है तो हम कह सकते हैं कि जो इन्फ्लुएंजा का जो है लक्षण कहीं ना कहीं दिख रहा है। इसके बाद में खांसी और नाक बहना और थकान और कमजोरी होना। सो यहाँ लक्षण में भी यानी कि इसके लक्षण भी आपको याद रखना है दोस्तों। पहला क्या, बुखार यदि आ रहा है, क्या सिर दर्द या बदन दर्द हो रहा है, या गले में खराश या फिर खांसी और नाक बह रहा है, या फिर थकान और कमजोरी महसूस हो रही है, तो आप समझ जाइएगा कि इसमें इन्फ्लुएंजा के लक्षण है और ऐसे में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। सो ये कुछ फैक्ट थे जो कि आपको याद रखना है। सो इन सभी पॉइंटों से अब मैं ऐसा आशा करता हूँ दोस्तों कि आपका क्वेश्चन यहाँ पे काफी इजी हो गया होगा और आप क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे दे पा रहे होंगे, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 1 से 7 दिन का। क्या होता है दोस्तों, 1 से 7 दिन का होता है। सो अब मैंने यहाँ पे क्या क्या बता दिया आपको, मैं पुनः रिपीट करता हूँ। इन्फ्लुएंजा को हम यहाँ पे समझ चुके हैं। इसके बाद में इसके लिए जो अवधि होता है ना, उस समय को भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो चुका है दोस्तों, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और कितने बन सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इन्फ्लुएंजा कैसे फैलता है, ठीक है, क्या होता है, इसका क्या उपाय है, इसके क्या लक्षण है, वो हमने देख लिया। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये कैसे फैलता है, ठीक है। तो ये कैसा है, संक्रमित व्यक्ति के खांसने, चीखने या फिर छूने से हवा में वायरस में यानी कि हवा में फैलते हैं या हवा में वायरस फैलाते हैं, ठीक है। सो व्यक्ति के खांसने, चीखने या फिर छूने से या हवा में वायरस के माध्यम से फैलते हैं, ठीक है। सो ये याद रखना है। सो दूषित सतहों को छूने के बाद आंख जो है, आंख, नाक या फिर मुंह को यदि आप छूते हो तो कहीं ना कहीं संक्रमण हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इन्फ्लुएंजा कैसे फैलता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि खांसने, चीखने, छूने या फिर हवा में वायरस फैलने के कारण होता है। और यदि आप किसी सतह को छूते हो और सतह को छूने के बाद में यदि आप आंख को छूते हो, नाक को छूते हो या फिर मुंह में हाथ लगाते हो तो कहीं ना कहीं आप संक्रमित हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे नजर डालते हैं इन्फ्लुएंजा के बचाव के क्या उपाय है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको बता दिया दोस्तों। इसके बाद में पुनः फिर से आपको लेके चलता हूँ और एक बेहतरीन पॉइंट की और यहाँ पे हम देखते हैं अब इन्फ्लुएंजा के बचाव क्या क्या है, ठीक है। सो पहला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे टीकाकरण, यानी कि जो है इसके लिए जो है वैक्सीन हर साल लगवानी चाहिए, क्योंकि वायरस के बदला यानी कि वायरस में बदलाव आता रहता है, ठीक है। सो इसके लिए क्या कर सकते हो, इसके लिए हर वर्ष आपको वैक्सीन लगाना होगा, और क्योंकि वायरस के जो बदलाव है कहीं ना कहीं हर साल दर पे दर यानी कि हर साल बदलते रहते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि हाथों की सफाई करना चाहिए, यानी कि नियमित रूप से हाथों को धोना है और सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य है, ठीक है। मास्क पहनना होगा, यानी कि
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने से संक्रमण का खतरा कहीं न कहीं कम हो जाता है और इस मास्क का उपयोग कहीं न कहीं पूरा विश्व जो है पिछले यानी कि काफ़ी कुछ समय से कर रहा था और ख़ैर वैसे अभी तो कम हो गया है, लेकिन कोरोना के समय में आपने देखा होगा कि हर एक व्यक्ति के मुख में हो या फिर चेहरे पे हो, कहीं न कहीं मास्क दिखता ही था, है ना? तो ये क्या है, एक प्रकार से जो है संक्रमण का जो खतरा है उसको कम करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट याद रखना है कि शरीर से शारीरिक दूरी रहे, यानी कि यदि आप संक्रमित हो तो कहीं न कहीं आप उन लोगों से बचे या उन लोगों से दूरी बना के रखें जो स्वस्थ है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में इन्फ्लुएंजा का इलाज हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। तो इसके लिए कौन-सा दवाई दिया जाता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों। तो इसके लिए दिया जाता है एंटीवायरल दवाई, ठीक है? सो कौन-सी दवाई दी जाती है? एंटीवायरल दवाई दी जाती है, ठीक है? ओसेल्टामिविर और साथ ही साथ जेनामिविर, ये 2 दवाई हैं दोस्तों जो कि इन्फ्लुएंजा के लिए दिए जाते हैं, ठीक है? ये पॉइंट तो नहीं आएँगे, फिर भी आप याद रख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि शायद क्वेश्चन में देखने को मिल सके, हाँ। सो कहीं न कहीं ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में गर्म पानी और भाप जो है गले की खाँस और नाक को बंद, यानी कि जो है बंद यदि है तो उसको ठीक करने के लिए ये आप कर सकते हो। यानी कि गर्म पानी आप ले सकते हो, गर्म पानी का आपको भाप जो है गले और खराश को कहीं न कहीं काफ़ी कम कर सकता है। तो ये आप ले सकते हैं। इसके बाद में जो है पर्याप्त आराम और पोषक तत्व आपको यहाँ पे लेना होगा। प्रतिरक्षा प्रणाली को आपको मजबूत करना होगा, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को कहीं न कहीं काफ़ी आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है? तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे दोस्तों जो कि जो बचाव के कारण है, यानी कि बचाव आप इसके माध्यम से कर सकते हो। इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ। पहला टीकाकरण आप कर सकते हैं, ठीक है? टीकाकरण के माध्यम से जो है आप कर सकते हैं क्योंकि वायरस का जो बदलाव है कहीं न कहीं हर साल बदलते रहता है। कारण ये है, इसीलिए आपको हर साल वैक्सीन लगवाना चाहिए, ये यहाँ पे कहा गया है, ठीक है? पहला बचाव। इसके बाद सेकंड पॉइंट है हाथों को सफाई, यानी कि नियमित रूप से हाथों का सफाई या फिर सैनिटाइज़र करने का यानी कि सैनिटाइज़र का उपयोग करना चाहिए। मास्क पहनना चाहिए, यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने से संक्रमण का खतरा कहीं न कहीं काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है? इसके बाद में शारीरिक दूरी बना के रखना, यानी कि संक्रमित व्यक्ति से कम, यानी कि 1 से 2 किलोमीटर की दूरी आपको बना के रखना है। सॉरी, किलोमीटर नहीं, मीटर की दूरी आपको बना के रखना है। यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, ठीक है? सो हो जाता है दोस्तों, कहीं न कहीं कुछ-कुछ पॉइंटों में जो है गलती हो जाती है। खैर वैसे 1 से जो है 2 मीटर की दूरी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? क्योंकि ये तो इतना तो आप भी समझते ही हो, ठीक है? इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जितने फैक्ट थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिल चुका होगा। 1 से 7 दिन के बीच में होता है, ठीक है? तो 1 से 7 दिन का अवधि होता है, ठीक है? ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। इसके बाद मैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यदि खालिस्तान है तो स्तनपान नहीं कराते हैं। क्वेश्चन है, यदि खालिस्तान है तो स्तनपान नहीं कराते। किस कंडीशन में स्तनपान नहीं कराते, ये आपसे पूछा गया है। क्या माता किसी दीर्घकाल रोग से पीड़ित है तो स्तनपान नहीं कराती, या फिर स्तनपान के दौरान माता पुनः गर्भवती हो जाए तो, या फिर माँ का दूध पूरी तरह रुक चुका हो, या बच्चे के लिए अपर्याप्त हो तो नहीं पिला स्तनपान नहीं कराते, या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है दोस्तों। सो हर क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल से समझ रहे हैं, उसी प्रकार से हम इसका भी निचोड़ देखते हैं पहले। सो हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों कि जो स्तनपान ये नवजात शिशु के लिए सर्वोच्च पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं? तो दूध के माध्यम से मिलते हैं। लेकिन दूध, यानी कि कुछ स्थितियों में इसको रोकना आवश्यक हो जाता है दोस्तों। अब वो किस कंडीशन में रोका जाता है? क्योंकि यदि जो है बच्चे को यदि दूध नहीं पिलाया जाएगा तो कहीं न कहीं पोषक तत्व नहीं मिल पाएँगे। यदि पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो बच्चा जो है शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा। शारीरिक और मानसिक रूप से भी यहाँ पे कमज़ोर हो सकता है। ठीक है? सो ये इसीलिए जो है कुछ समय, यानी कि कुछ कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो है बच्चे को जो है या शिशु को जो है, नवजात शिशु को जो है अ अ, दूध नहीं पिलाया जाता है। अब वो किस कंडीशन में नहीं पिलाया जाता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, यदि माता किसी दीर्घकाल बीमारी से पीड़ित है ना? यदि किसी दीर्घकाल बीमारी से पीड़ित है तो उससे यानी कि नवजात शिशु को दूध नहीं पिलाया जाता है, ठीक है? यानी कि जैसे टीबी हो गया, ठीक है? यदि माँ को संक्रमित टीबी है, सक्रिय टीबी है, ठीक है? तो इलाज नहीं यानी कि यदि यानी कि टीबी है और इलाज नहीं चल रहा है तो शिशु को संक्रमण का खतरा हो सकता है, ठीक है? पहला पॉइंट ये याद रखना है। क्यों नहीं पिलाना चाहिए? क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि माँ से बच्चे को फैल सकते हैं, इसीलिए नहीं पिलाना चाहिए। पहला बीमारी हमने देखा था यहाँ पे टीबी, यानी कि ये असक्रिय या फिर सक्रिय क्षय रोग जिसे कहा जाता है। यदि
माँ को सक्रिय टीबी है और उसका इलाज नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि शिशु भी संक्रमित हो सकता है, इसीलिए नहीं पिलाना चाहिए। दूसरा, एचआईवी या फिर एड्स से ग्रसित यदि है माँ, तो उसे शिशु को भी फैल सकता है, ठीक है। यानी कि एचआईवी का जो रोग है या इसके जो लक्षण है कहीं ना कहीं बच्चे में भी देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए डॉक्टर की सलाह पर स्तनपान रोका जा सकता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, मधुमेह और हृदय रोग यदि है, यानी कि इस कंडीशन में भी जो है माँ को अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है, और इस कंडीशन में भी जो है शिशु को, यानी कि नवजात शिशु को दूध नहीं पिलाया जाता है, ठीक है, तुरंत नहीं पिलाया जाता है। ये 3 कंडीशन मैंने आपके सामने रखा दोस्तों, जो बीमारी के तौर पर यदि माता, यानी कि यदि महिला बीमार है, इन बीमारियों के माध्यम से बीमारी है उसको, तो कहीं ना कहीं बच्चों को, यानी कि जो नवजात शिशु है उसको तुरंत जो है दूध नहीं पिलाया जाता है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इससे आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। यदि माता स्तनपान के दौरान पुनः गर्भवती हो जाती है, क्योंकि पहला पॉइंट हमने देखा था, गर्भावस्था के दौरान जो है हार्मोनल परिवर्तन से दूध उत्पादन प्रभावित हो सकता है, ठीक है। पहला पॉइंट याद रखना है कि यदि माता स्तनपान के दौरान जो है पुनः गर्भवती हो जाती है, यानी कि गर्भवती होती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, गर्भवती के दौरान, यानी गर्भावस्था के दौरान क्या होगा कि हार्मोनल चेंजेस परिवर्तन होते हैं, और इसके कारण क्या होगा, दूध उत्पादन प्रभावित हो सकती है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है। और स्तनपान जारी रखने के लिए महिला को संकुचन का खतरा कहीं ना कहीं बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट को लेकर चलता हूं दोस्तों। यदि माँ का दूध पूरी तरह से बंद हो गया है या अपर्याप्त है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कुछ महिलाओं को दूध उत्पादन प्राकृतिक रूप से कहीं ना कहीं कम होता है, और यदि माँ सही आहार नहीं ले रही है, तो भी कहीं ना कहीं दूध जो है आपूर्ति की कमी आ सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जैसे स्तनपान के क्या फायदे हैं, ठीक है। सो आप सभी को पता है दोस्तों स्तनपान से क्या फायदे हैं और बच्चों के लिए किस प्रकार से लाभ है, ठीक है। सो यदि हम देखें दोस्तों, इम्यूनिटी को मजबूत यदि करना है, तो कहीं ना कहीं स्तनपान के माध्यम से जो बच्चे को जो दूध मिल रहा है, उसी से उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी, है ना। यानी कि माँ के दूध से ही एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, यानी कि ऐसे ही बच्चे में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जो कि शिशु को बीमारी से बचाती है, ठीक है। और सही पोषण प्रदान कहाँ से मिलता है, तो सही पोषण जो मिलता है वो दूध के माध्यम से ही मिलता है, और इसमें कभी जो है सभी आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन और खनिज यहाँ पे उपस्थित होते हैं, और ये सब माँ और बच्चे के बीच में एक भावनात्मक संबंधों को बढ़ाता है, इसीलिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। सो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। सो ये आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर चलता हूं दोस्तों, और नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए आहार क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि अधिक मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए। स्तनपान जो कराने वाली जो महिला है उसको अधिक मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए, जैसे कि भोजन के रूप में आप दूध या फिर अंडे या फिर दाल जो है इनका सेवन कर सकते हैं, और पानी अधिक मात्रा यानी कि अधिक पीना चाहिए, ताकि जो है सॉरी हाइड्रेट्स रहे, और साथ साथ दूध का उत्पादन अधिक हो, और आयरन और कैल्शियम की मात्रा जो है युक्त आहार भी लेना चाहिए, ठीक है। और छोड़ने से सुरक्षित विकल्प क्या हो सकते हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। यदि स्तनपान संभावन यानी कि संभव नहीं है, स्तनपान संभव नहीं है, तो डॉक्टरों को के निर्देशानुसार बच्चों के लिए फॉर्मूला अपनाना चाहिए, यानी कि दूध दिया जाना चाहिए, ठीक है। गाय या भैंस का दूध जो है 6 महीने से छोटे बच्चों को नहीं दिया जाता है। ये एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में आने की जो चांसेस है ना, वो 90 पॉइंट है, यानी कि हम कह सकते हैं 99 पॉइंट है, क्योंकि ऐसे पॉइंटों से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो पहला आपको याद रखना है कि यदि कोई शिशु है या कोई बच्चा है जो कि 6 माह से कम है, तो उसको गाय या भैंस के दूध नहीं पिलाया जा सकता है, क्योंकि यह उसके लिए जो है भारी हो सकता है, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का पूरा निचोड़ देखा, और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ दोस्तों कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब आप यहाँ पे दे पाओगे। यदि खालिस्तान हो तो स्तनपान नहीं कराना चाहिए, माता पिता दीर्घकाल रोगग्रस्त है तो नहीं कराना चाहिए, जी हाँ सही है, क्योंकि वही रोग बच्चे में भी देखने को मिल सकते हैं। स्तनपान के दौरान यदि माता पुनः गर्भवती हो तो भी नहीं कराना चाहिए। इसके बाद में जो है रुक चुका हो तो बच्चे के लिए अपर्याप्त हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरे पॉइंट, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिल चुका होगा, और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते हैं उनका पूरा निचोड़ मैंने आपके सामने रख दिया है, ठीक है। सो
इसको आप अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद में मैं लेके चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर को जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है वह क्या है? ठीक है, क्वेश्चन को मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि वह ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव के लिए शरीर को जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है वह क्या है, ये आपको बताना है। या प्रोटीन है, विटामिन है, या कार्बोहाइड्रेट है, या फिर वसा है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है। सो वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव। यदि आपने पहला क्वेश्चन देखा होगा दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही इजीली दे पाओगे। और इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं, जहां भी प्रोटीन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, उस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली दे पाओगे, क्योंकि इससे पहले क्लास में मैंने प्रोटीन को बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है। सो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है और इसका आंसर देना है। इससे पहले मैं कुछ मैथ फैक्ट में बता देता हूँ दोस्तों। प्रोटीन का निर्माण जो है दोस्तों शरीर और कार्य के लिए किया जाता है ना। यानी कि प्रोटीन से जो है पूरा शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। और साथ ही साथ कार्य प्रणाली यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो है पोषक तत्व के रूप में, एक कारक रूप में, यानी पोषक तत्व के रूप में हम मान सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन के माध्यम से ही जो है हमारे नाखून बनते हैं। उसके बाद में हमारे जो बाल बाल बनते हैं, है ना, वो किसके माध्यम से बनते हैं? प्रोटीन के माध्यम से ही बनते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि यदि हमारी वृद्धि हो रही है तो वो किसके कारण हो रही है? प्रोटीन के कारण ही हो रही है, ठीक है। सो प्रोटीन जो है शरीर के निर्माण और कार्य प्रणाली के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व में से एक है, ठीक है। पहला पॉइंट ये याद रखना है। इसके बाद में यह कोशिकाओं, ऊतक और साथ ही साथ और अंगों के निर्माण में और साथ ही साथ मरम्मत में भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि यदि आप यानी आपके बॉडी में कहीं फ्रैक्चर हो गया है ना, तो उस कंडीशन में भी प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है कोशिकाओं या फिर ऊतक या फिर जो है सेल, या हम कह सकते हैं कोशिका और ऊतक और अंगों के निर्माण के लिए सहायक होता है, ठीक है। और मरम्मत में भी सहायक होता है, ठीक है। इसलिए ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे ऐड करना है। इसके बाद में शरीर में एंजाइम्स, हार्मोन्स और एंटीबॉडी के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट याद रखना है कि प्रोटीन यानी कि शरीर में एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडी के निर्माण के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। सो ये भी आपको याद रखना है। यदि एंजाइम्स चाहिए आपको, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज के निर्माण यदि कराना है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए प्रोटीन्स की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ऐड करना है दोस्तों। इसके बाद में प्रोटीन के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रोटीन के क्या कार्य है। वैसे इन पॉइंटों से देख के आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं प्रोटीन के कार्य क्या क्या है। सो प्रोटीन के कार्य में देखने को मिलेगा दोस्तों, पहला तो ऊर्जा स्त्रोत, यानी कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है ना। यानी कि प्रोटीन क्या करता है? पहले तो ऊर्जा प्रदान करता है। वैसे हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं दोस्तों, सो उस क्लास में वैसे बताया था मैंने, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज्यादा जो ऊर्जा हमें मिलता है वो मिलता है कहाँ से? मिलता है वसा के माध्यम से मिलता है, ठीक है। कहाँ से मिलता है? वसा के माध्यम से मिलता है। लेकिन कभी कभी क्या पूछा जाता है, तत्काल पूछ लिया जाए, यानी कि तत्काल पूछ लिया जाए तो कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, ठीक है। सो ये पॉइंट भी आपको ऐड करना है, कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, ठीक है। और सबसे अधिक मात्रा में वसा यदि हम सॉरी सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा यदि हम बात करें दोस्तों, वो कहाँ से मिलता है? वसा के माध्यम से मिलता है, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको ऐड करना है, ठीक है। सो ऊर्जा हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे आपको बता दिया दोस्तों। इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है कितना, यानी कि 1 ग्राम प्रोटीन, यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 कैलोरी कैलोरी यानी कि सॉरी 4 कैलोरी ऊर्जा हमें प्रदान करता है कितना? 1 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद में सेकंड आपको याद रखना है दोस्तों कि जो कोशिकाओं की जो मरम्मत और निर्माण जो होता है ना दोस्तों, इसके लिए भी महत्वपूर्ण कार्य करता है, ठीक है। कौन? प्रोटीन, यानी कि कोशिकाओं की मरम्मत हो या फिर उनका निर्माण हो, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि कोशिका हो या ऊतक हो या फिर अंग हो, या फिर यदि जो है मरम्मत करना हो, यानी कि शरीर में कहीं फ्रैक्चर हो गया तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको प्रोटीन्स की आवश्यकता होगी, ठीक है। सो ये पॉइंट भी आपको ऐड करना है, यानी कोशिकाओं की मरम्मत या फिर हम कह सकते हैं कि निर्माण के लिए जो प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, या फिर चोट लगने पर किसी सर्जरी के स्थान पर स्थान यानी कि सर्जरी के बाद में ऊतकों की मरम्मत के लिए ये सहायक होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया था, पुनः फिर से मैंने आपके यहाँ इस रिपीट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद में प्रतिरक्षा प्रणाली को यदि मजबूत करना है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को यदि बढ़ाना है, तो भी प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों, जैसे कि एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायक होता है, जिससे कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मांसपेशियों के निर्माण में भी ये सहायक होते हैं, यानी कि विशेष रूप से एथलीट्स हो गया या फिर जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनके लिए प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। और खासकर यदि आप ऐसे बॉडी बिल्डर्स को देखते हो तो कहीं ना कहीं वो प्रोटीन्स की मात्रा को अधिक सेवन करते हैं, जिससे उनकी बॉडी बनती है और कहीं ना कहीं उनके जो है शारीरिक अंग में, या हम कह सकते हैं कि उनके हेल्थ में वृद्धि का आकार जो हमें दिखता है वो इसी कारण दिखता है, ठीक है। सो ये प्रोटीन इसीलिए आवश्यक होता है। इसके मुख्य कार्य मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में संबंधित
फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ कि प्रोटीन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। सो प्रोटीन जो है हमें अंडे या फिर चिकन या मछली या फिर दूध या दही या पनीर के माध्यम से मिलती है। साथ ही साथ वनस्पति स्रोत यदि हम कहें, सो वनस्पति स्रोत के आधार पर जैसे आप देख सकते हो जो है सोयाबीन या फिर दाल या फिर मूंगफली या फिर चना या बादाम से हमें प्रोटीन की मात्रा मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन के बहुत सारे फैक्ट देखे। इसके बाद में प्रोटीन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं ये हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। क्योंकि इस क्लास में मैंने जो भी टॉपिक्स आया है उसको मैंने बहुत डिटेल से उसका निचोड़ दिया है, जिससे कि एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो सके। सो पहला हम यहाँ पे देखते हैं प्रोटीन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं। सो पहला जो रोग हो सकता है दोस्तों वो हो सकता है क्वासियोकर रोग। इसमें क्या होगा दोस्तों, यह प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या है क्वेसियोकर रोग का। तो इसके लक्षण है दोस्तों, शरीर में सूजन, ललिम और त्वचा संबंधित समस्याएं कहीं ना कहीं आपने देखने को मिल सकती है। सो पहला प्रोटीन की कमी के कारण जो रोग हो सकता है दोस्तों, ये रोग आपको याद रखना है, क्योंकि रोग से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है महिला पर्यवेक्षक में पूछे गए हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है मैरामस, है ना। तो मैरामस जो रोग है दोस्तों, यह भी प्रोटीन और ऊर्जा की कमी के कारण होता है। यानी कि अत्यधिक जो है, यदि आप कमजोर हो गए हो, आपका वजन कहीं ना कहीं घट रहा है ना, और हड्डियां उभर आई है, तो हम कह सकते हैं कि मैरामस रोग आपको होने की संभावना कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा है, और ये हो रहा है प्रोटीन की कमी के कारण। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों के लिए जो है होना चाहिए दोस्तों प्रोटीन की मात्रा 10 से 15 ग्राम। ठीक है, और यदि हम देखें दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति प्रोटीन यदि लेता है तो उसके लिए पर्याप्त, यानी कि बच्चों के लिए यदि हम देखें दोस्तों, तो 10 से 15 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। और वयस्क पुरुषों के लिए होना चाहिए दोस्तों, वयस्कों के लिए कितना होना चाहिए, 50 से 60 प्रतिदिन। ठीक है, क्योंकि ये भी पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जितने पॉइंट जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है दोस्तों, उन पॉइंटों को मैं आपको बताते जा रहा हूँ। उन पॉइंटों को ज्यादा से ज्यादा मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप उन पॉइंटों को याद कर सके। पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि बच्चों के यानी कि प्रोटीन्स की, यानी कि पर्याप्त मात्रा में व्यक्ति को प्रोटीन्स चाहिए, तो वो कितना चाहिए, यानी बच्चों के लिए कितना होना चाहिए, तो आपको पूछा जा सकता है बच्चों के लिए तो 10 से 15 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जो वयस्क पुरुषों के लिए कितना होना चाहिए, 50 से 60 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में वयस्क जो महिलाएं जो होती है ना, वयस्क महिलाओं के लिए कितना चाहिए, 45 से 55 चाहिए, क्योंकि गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को उसके लिए ज्यादा चाहिए 60 से 75, क्योंकि इन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे 3 पॉइंट निकल के सामने आए इस पूरे स्लाइड में। पहला कि बच्चों के लिए कितना होना चाहिए, 10 से 15 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में मैंने बताया दोस्तों आपको वयस्क पुरुषों के लिए जो होना चाहिए 50 से 60 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको बताया वयस्क महिलाओं के लिए। ठीक है, महिलाओं के लिए कितना होना चाहिए, 45 से 55 होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको यहाँ पे बताया यानी कि गर्भवती जो महिलाएं हैं, सो उनके लिए चाहिए दोस्तों कितना, 60 से 75। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि मैंने आपके सामने रखा। सो अब प्रोटीन से संबंधित या प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बन सकते थे, वो सभी पॉइंट आपके यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, सो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, प्रोटीन होगा। ठीक है, और प्रोटीन से जितने फैक्ट, जितने पॉइंट बन सकते थे, उन सभी को मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका छठवां क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन को लेके चलता हूँ, और सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि भारतीय संदर्भ में पुरुष एवं महिलाओं का आदर्श शरीर भार क्रमशः है। ये आपको बताना है कि जो भारतीय संदर्भ में पुरुष और महिलाओं का आदर्श, यानी कि आदर्श शरीर का भार क्रमशः कितना होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, 70 केजी से 60 केजी के बीच में, या फिर 60 केजी या 55 केजी, या फिर 50 केजी या 45 केजी, या फिर 45 केजी या 40 केजी, है ना। सो इन ऑप्शनों से आपको राइट आंसर बताना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारतीय संदर्भ में महिलाओं और पुरुषों का आदर्श, यानी कि आदर्श शरीर का भार कितना होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पहले देख लेते हैं, जिस प्रकार से हमारे क्वेश्चन को देखते आ रहे हैं। सो हम यहाँ पे समझते हैं आदर्श भार। ठीक है, सो आदर्श भार कितना होना चाहिए साथियों, आदर्श भार यानी किसी व्यक्ति की ऊंचाई, आयु और लिंग के अनुसार जो है स्वस्थ वजन का अनुपात लगाने के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है।
सो किस प्रकार से प्रयोग लगाया, यानी किस प्रकार से वजन का भार निकाला जाता है, या हम कह सकते हैं किस प्रकार से इसका वजन इतना है। सो वजन का जो अनुमान लगाया जाता है दोस्तों, वो लगाया जाता है कि व्यक्ति का हाइट कितना है, आयु कितना है, और व्यक्ति पुरुष है या महिला है ना, यानी कि जेंडर के आधार पर जो है, और साथ ही साथ स्वस्थ स्वस्थ के आधार पर जो है इनका वजन का अनुमान लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है, सो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। इसके बाद में भारतीय संदर्भ में यदि हम आदर्श पुरुषों की बात करें, आदर्श पुरुषों का वजन की बात करें दोस्तों, तो उनका जो होता है पुरुषों के लिए होता है 60 kg, है ना, कितना होता है 60 kg होता है। यही महिलाओं की यदि हम बात करें दोस्तों, तो महिलाओं के लिए कितना होना चाहिए 55 kg। ठीक है, यानी कि 60 से 55 kg। ठीक है, यानी कि पुरुषों के लिए कितना होना चाहिए, पुरुषों के लिए 60 kg होना चाहिए, और महिलाओं के लिए 55 kg स्वस्थ महिला के लिए या स्वस्थ महिला या पुरुषों के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इससे आपका क्वेश्चन का राइट आंसर तो मिल गया, लेकिन क्वेश्चन का पूरा निचोड़ नहीं मिला, इसलिए हम और महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। सो आदर्श शरीर भार की गणना हम कैसे करते हैं, क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि यदि किसी का गणना करना है, किसी का अनुमान लगाना है भार का, तो व्यक्ति का आयु, ऊंचाई, लिंग के आधार पर जो है वजन का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे, यानी कि इसका गणना कैसे करते हैं। सो यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया दोस्तों। सबसे पहले क्या करते हैं, प्राचीन पुरुषों के, यानी कि सबसे पहले प्रचलित, यानी कि पुरुषों के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला हम देखते हैं आदर्श भार, है ना, यानी कि मान लीजिए 55, यानी कि 50 + 2.0 आपका कद यानी कि इंच है, तो हम कह सकते हैं कि आपका जो वजन है वो 60 kg होगा। आदर्श भार, यानी कि आदर्श भार कितना 45 यदि है, तो प्लस हम कह सकते हैं कि 2.3, यानी कि कद आपका इंच में होगा कितना 60। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अलग अलग निकाल सकते हो आपके यानी कि यदि एज सॉरी वजन निकालना हो, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है आयु, है ना, आयु। इसके बाद में सेकंड आपको यहाँ पे याद रखना है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही बताया था आपको, आयु, ऊंचाई, है ना, ऊंचाई, और मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग निकाल सकते हैं, यानी कि दोनों का अलग प्रकार से निकालोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये मैंने पूरा फॉर्मूला यहाँ पे बताया है। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर चलता हूँ दोस्तों, आईबीएम, क्योंकि आईबीएम पुनः फिर से आ गया है। ये क्वेश्चन इस क्लास में 2 बार रिपीट हो गया है, और इससे पहले वाले क्लास में पता नहीं कितनी बार होगा, और उसमें मैंने बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है। बॉडी मास इंडेक्स को आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों, आदर्श आईबीएम जो होता है, सॉरी बीएमआई जो होता है ना, 18 से 5 है ना, यानी कि सबसे सामान्य यदि हम देखें तो 18.5 से 24 के बीच में है, तो वो हम कह सकते हैं कि सामान्य है। ठीक है, अब ये आईबीएम का वजन कैसे निकाला जाता है, सो इसके लिए निकाला जाता है दोस्तों, पहले आपको वजन देखा जाता है, वजन भागित आपकी ऊंचाई कितना है, ऊंचाई का वर्ग। ठीक है, इस प्रकार से जो है आईबीएम को यहाँ पे निकाला जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं ब्रोक्स इंडेक्स। क्या होता है ब्रोक्स इंडेक्स, ब्रोक्स इंडेक्स में हम कह सकते हैं पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग निकाला जाता है। ब्रोक्स इंडेक्स में आपका पहला ऊंचाई, यानी कि पुरुषों के लिए पहला ऊंचाई को कितना माना जाता है, यहाँ पे 100 घटाकर लिया जाता है, और महिलाओं के लिए जो है 105 घटाकर लिया जाता है। ठीक है, सो इस प्रकार से आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट को लेके चलता हूँ दोस्तों, और हम यहाँ पे देख लेते हैं संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, इसको ये जो फैक्ट मैंने यहाँ पे रखा है, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आप इनको समझ जाओगे, है ना, इसलिए मैं इनको जो है अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जितना जो है आपको समझने के लिए चाहिए उतना मैंने बता दिया है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला तो शरीर के वजन का प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो अनुवांशिक कारक कौन से हैं। अनुवांशिक कारक के रूप में पारिवारिक जो है पृष्ठभूमि वजन को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, यानी कि अनुवांशिकता के आधार पर यदि हम देखें दोस्तों, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि में आपका यानी कि वजन को प्रभावित कर सकता है। इसमें भोजन और पोषण संतुलन यदि हम देखें तो संतुलित आहार, सॉरी असंतुलित आहार और वजन सामान्यतः यानी कि सामान्यता का कारण बन सकता है। ठीक है, शारीरिक गतिविधि यानी कि नियमित रूप से व्यायाम यदि आप नहीं कर पा रहे हो जो है और साथ ही साथ इसमें वजन को असंतुलित कर सकते हैं। ठीक है, और चयापचय दर के कारण जो है धीमी चयापचय दर में जो है मोटापा बढ़ सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। सो पहला हमने देखा दोस्तों, अनुवांशिकता के कारण जो है वजन प्रभावित हो सकता है, और भोजन या फिर संतुलित आहार के आधार पर यदि देखें तो यदि आप असंतुलित आहार या वजन ले रहे जो है आहार ले रहे हो, तो वजन सामान्यता का कारण बन सकता है। ठीक है, और शारीरिक गतिविधि के आधार पर हमने देखा व्यायाम यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो ये भी वजन का कारण बन सकता है, यानी कि संतुलन में मदद कर सकता है। ठीक है, और चयापचय दर के आधार पर यदि हम देखें तो धीमी चयापचय
दर से मोटापा बढ़ सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि आपको याद रखना है। और यदि हम देखें दोस्तों कम वजन और अत्यधिक वजन के बीच का संबंध यानी कि अधिक वजन है या फिर कम वजन है, तो इसके बीच में स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या समस्याएं आ सकती हैं, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कम वजन, यानी कि यदि कम वजन है आपका तो कमजोरी जो है, और कमजोरी साथ साथ प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट आएगी, यानी कि आपको बीमार यानी कि कोई भी बीमारी होने की संभावना कहीं ना कहीं अधिक होगी। कुपोषण संबंधित यानी कुपोषण से हड्डियां और मांसपेशियों की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो यदि आपका वजन कम है तो ये आ सकते हैं, ये आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि आप कमजोर हो सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कम आ सकती है, जिससे रोग आपको ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, बीमारियां ज्यादा होने की संभावना हो सकती है, और साथ ही साथ आपकी जो हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी। ठीक है, और यदि अधिक वजन है तो कहीं ना कहीं आपको हृदय रोग, मधुमेह रोग और उच्च रक्तचाप और साथ ही साथ जोड़ों में दर्द और श्वसन संबंधित समस्याएं कहीं ना कहीं आप में देखने को मिल सकती है। सो ये दोनों यदि अधिक है तो भी प्रॉब्लम में है, और यदि कम है तो भी कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करेंगे। ठीक है, सो दोनों जो है आपको बैलेंस करके रखना है। ठीक है, सो ये दोनों आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे आदर्श शरीर का भार बनाए रखने के क्या उपाय है। कमी है, ज्यादा है तो क्या हो सकता है, इसके बाद में हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे, फैक्ट देखे, इसके बाद में हम देखते हैं कि इनको बनाए रखने के लिए हम कौन से उपाय कर सकते हैं। सो इसके लिए आप जो है संतुलित आहार आप ले सकते हो पर्याप्त मात्रा में, जिसमें कि विटामिन, प्रोटीन, फाइबर युक्त भोजन आप करें। इसके बाद में जिससे कि तली भूमि और वसायुक्त चीजों से आपको बचना है, यानी कि बहुत सारे लोग जो है तले वाले जो पदार्थ हैं उनका ज्यादा सेवन करते हैं, तो उनसे आपको बचना होगा। इसके बाद में नियमित व्यायाम आपको करना होगा, यानी कि रोजाना लगभग 30 मिनट जो है आपको व्यायाम यानी कि कसरत आपको करना होगा, और वर्किंग और साथ ही साथ कुछ जो व्यायाम होते हैं उनको आपको करना होगा। पर्याप्त नींद लेना होगा, यानी कि 7 से 8 घंटे आपको नींद लेना होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बचाव के उपाय है, या हम कह सकते हैं फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है, और इन पॉइंटों से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का पूरा निचोड़ देखा दोस्तों। इसके बाद में अब आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाओगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे दे पा रहे होंगे 60 से 55 केजी, है ना। कितना है पुरुषों के लिए, कितना है दोस्तों, पुरुषों के लिए 60 केजी है और महिलाओं के लिए 55 केजी। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि एक सेकंड क्वेश्चन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र खालिस्तान का होता है। ये क्वेश्चन काफी इजी है, बहुत सारे लोग इसका आंसर दे भी पाएंगे और बहुत सारे नहीं भी दे पाएंगे, लेकिन मैं जो आपके सामने फैक्ट रखूंगा इसका डिटेल उसको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो कहीं ना कहीं आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है दोस्तों, लाल रक्त कणिका जो है शरीर में ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करती है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। अब यहाँ पे लाल रक्त कणिकाओं का संबंध नहीं पूछा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि लाल रक्त कणिकाएं क्या करती है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में आपको याद रखना है कि इनका जीवन चक्र कितना होता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इनका जीवन चक्र कितना होता है, 120 दिन का होता है। कितना, 120 दिन का होता है, जिसके बाद में ये क्या होते हैं, स्वतः नष्ट हो जाते हैं और नए आरबीसी का निर्माण होता है। सो सेकंड यानी कि 2 पॉइंट आपके आपके यहाँ से निकल के सामने आए दोस्तों। पहला तो लाल रक्त कणिकाएं क्या करती है, ऑक्सीजन का परिवहन करती है। दूसरा, इनका जो जीवन काल होता है कितना, 120 दिन का होता है, और इसके बाद में क्या होता है, 120 दिन के बाद में ये स्वतः यानी कि अपने आप नष्ट हो जाते हैं, है ना, नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होने के बाद में पुनः फिर से एक नया आरबीसी का निर्माण यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आरबीसी के निर्माण के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। आरबीसी का निर्माण कैसे होगा, यानी कि निर्माण और कार्य हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निर्माण। ठीक है, यानी कि हड्डियों के अंदर स्थित अस्थि मज्जा में बनती है। सो सबसे पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरबीसी कहाँ बनता है, सो ये बनता है भाई अस्थि मज्जा, यानी कि अस्थि मज्जा यानी कि कहाँ बनता है, हड्डियों के अंदर। कहाँ पे, हड्डियों के अंदर स्थित अस्थि मज्जा में बनता है। सो सेकंड और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके यहाँ से निकल के सामने आया दोस्तों, जो है आरबीसी कहाँ बनता है, आरबीसीएस कहाँ बनता है, सो हड्डियों के अंदर, कहाँ, अस्थि यानी कि हड्डी में, ठीक है, बोन्स में बनता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, अस्थि मज्जा में बनता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में इनका जो निर्माण है दोस्तों, निर्माण कहाँ पे होता है, एंथ्रोपोएटिन हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका निर्माण कैसे होता है। इसका निर्माण जो है यानी कि एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन्स के नियंत्रण के कारण होता है, जो कि गुर्दे में बनता है। ठीक है, कहां से बनता है, गुर्दे में बनता है दोस्तों। ठीक है, ये भी पॉइंट ऐड करना है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं
इसका कार्य, यानी कि आरबीसी का कार्य क्या है? तो आरबीसी का कार्य क्या होता है दोस्तों? शरीर शरीर के विभिन्न अंगों को क्या करना? ऑक्सीजन पहुंचाना। क्योंकि हमने कुछ समय पहले हमने यहाँ पे देखा था दोस्तों कि ऑक्सीजन, लाल रक्त कणिकाएं क्या करती है? ये आरबीसी हम कह सकते हैं इसको, क्या करती है? ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है, ठीक है। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों, कार्य जो होता है इसका शरीर में विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। और ये रक्त का जो निर्माण है ना दोस्तों, हम कह सकते हैं कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? क्या वहां पे भी एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के सामने आता है, तो वो होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन की, यानी कि हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण, ठीक है। सो लाल रक्त क्यों होता है? सो लाल रक्त इसीलिए होता है क्योंकि रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। सो ये तीनों चारों पॉइंट, जितने फैक्ट यहाँ से निकल के आ सकते थे आरबीसी से, मैंने पूरा डिटेल में बता दी। इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ। आरबीसी का निर्माण कैसे होता है? हड्डी के अंदर होता है, हड्डी में भी कहाँ? अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। इसके बाद में इसका जो मुख्य निर्माण, यानी कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो आपको याद रखना है एरिथ्रोपोएटिन, यानी कि एरिथ्रोपोएटिन के का एक पोएटिन नामक हार्मोन्स के कारण होता है, जो कि गुर्दे से बनता है, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट या कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे दोस्तों जो कि आपको याद करने में कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यदि आप बार बार रिवीजन करोगे तो कहीं ना कहीं आप उन पॉइंटों को बहुत ही अच्छा से याद कर पाओगे, ठीक है। और याद नहीं बल्कि आप बार बार कहीं ना कहीं रिवीजन करते हो दोस्तों, तो वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में, या फिर जब आप क्वेश्चन लगाते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके ध्यान में आते हैं, ठीक है। सो इस प्रकार से यदि आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो कहीं ना कहीं काफी आसान हो जाता है। आरबीसी का कार्य हमने देखा था, शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन ले जाने का कार्य था। इसके बाद में जो है CO2 को शरीर से बाहर निकालने में भी ये मदद करते थे, ठीक है। तो ये पूरे पॉइंट हमने यहाँ पे देखा दोस्तों। इसके बाद में हम देखते हैं आरबीसी का जीवन चक्र। तो ऐसे आरबीसी का जीवन चक्र मैंने आपको बताया था 120 दिन का होता है, और ये 120 दिन के बाद में क्या होता है? इनकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद में एक नया आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, आरबीसी का जो कार्य होता है दोस्तों, वो कितना 120 दिन का कार्य करता है, ठीक, लगभग 120 दिन कार्य करता है। इसके बाद में यहाँ पे क्या होता है कि जो है पीला और यकृत, इनका विघटन होता है, ठीक है। अब विघटन होने के बाद में क्या होगा? विघटन होने के बाद में आरबीसी के जो तत्व होते हैं ना, पुनः उपयोग कर एक नए आरबीसी बनाते हैं, यानी कि एक नए आरबीसी बनाया जाता है। इसको मैं, इसके जीवन चक्र को मैं पुनः फिर से यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों। क्या होता है? आरबीसी का लगभग कितना 120 दिन का कार्य होता है, ठीक है। 120 दिन के बाद में क्या होगा कि पीला जो होता है ना, हम कह सकते हैं कि स्प्लीन, यानी कि पीला और यकृत, यानी कि लीवर में इसका विघटन होता है, ठीक है। यानी कि ब्रेकडाउन यहाँ पे होता है, और ब्रेकडाउन के समय यानी कि इसका विघटन होगा, और विघटन होने के बाद में क्या होगा? इन तत्वों का पुनः उपयोग किया जाता है, और पुनः उपयोग करके फिर से एक नया आरबीसी का निर्माण यहाँ पर होता है, ठीक है। सो अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या निकल के सामने आया दोस्तों? आरबीसी हमने देखा, आरबीसी का जीवन चक्र से हमें ये पता चल गया था कि इसका जो जीवन काल कितना 120 दिन का होता है, और इसके बाद में जो है इस आरबीसी का जो है क्या होता है? आरबीसी नष्ट हो जाती है, यानी कि आरबीसी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में नया आरबीसी बनता था, लेकिन वो कहाँ बनता था, कैसे बनता था, वो आपको इस यहाँ पे देखने को मिला है कि जो पीलाज और यकृत है इसका विघटन करता है। भाई विघटन करने के बाद में इन तत्वों का पुनः उपयोग करके नया आरबीसी का निर्माण होता है, ये आपको यहाँ पे पता चला होगा। संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आरबीसी के लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या होना चाहिए? सो आपको आयरन लेना चाहिए, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ये भी फैक्ट मैंने पहले क्लास में आयरन और हीमोग्लोबिन को बहुत ही डिटेल से वहां पे एक्सप्लेन किया है दोस्तों, सो वो देख लीजिएगा, है ना। और इन सभी क्लासेसों का जो प्लेलिस्ट है दोस्तों, आपको इसी चैनल में भी देखने को मिल जाएगा, जो कि चैनल में जाके आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां से पूरे क्लासेस जो है मैंने अपलोड किया है उनको आप देख सकते हैं। सो आयरन क्या करता है दोस्तों? आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। ये उस क्लास में मैंने पता नहीं कितने बार रिपीट किया है, इस क्लास में भी हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आयरन क्या करता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। और विटामिन B12 जो है ना दोस्तों, विटामिन B12 जिसे फॉलिक एसिड कहा जाता है, ये आरबीसी के निर्माण में मदद करता है, ठीक है। इसलिए हम आयरन को पढ़ रहे हैं। और प्रोटीन जो है ना दोस्तों, नए आरबीसी के निर्माण के लिए जरूरी, यानी कि जरूरी होता है। सो पहला फैक्ट में हमने देखा कि आरबीसी के लिए पोषक तत्व क्या होना चाहिए? आयरन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, और प्रोटीन होना चाहिए। आयरन क्या करता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। प्रोटीन क्या करेगा? यहाँ पे जो है फोलिक एसिड, यानी कि आरबीसी के निर्माण में मदद करेगा, जबकि प्रोटीन क्या करेगा? इसके निर्माण के लिए भी सहायक होता है। नए आरबीसी का यदि निर्माण करना है तो वो किससे बनेगा? प्रोटीन से ही तो बनेगा, है ना। सो इस प्रकार से यहाँ पे आपके फैक्ट कंप्लीट होते हैं दोस्तों, ठीक है। सो इस प्रकार से हमने पूरे डिटेल से एक एक पॉइंट को समझा दोस्तों। इसके बाद में आरबीसी से होने वाले कुछ रोग हम यहाँ पे देख लेते हैं।
कि आरबीसी के कारण कौन-कौन से रोग हो सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं एनीमिया, है ना? कि यह तब होता है दोस्तों जब आरबीसी की संख्या सामान्य रूप से कम हो जाती है। यदि सामान्य रूप से कम हो रही है आरबीसी की संख्या, तो हम कह सकते हैं कहीं न कहीं एनीमिया का जो संक्रमण है, वो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? और इसके लक्षण क्या है दोस्तों? इसके लक्षण है कमज़ोरी यानी कि अपने आप में कमज़ोरी महसूस करना, थकान और चक्कर आना, ये इसके महत्वपूर्ण कारण हैं, ठीक है? सो एनीमिया के कारण ये आपको याद रखना है कि यह तब होता है जब शरीर में आरबीसी की संख्या सामान्य से कम हो जाता है, लक्षण कम हो जाता है और कमज़ोर, थकान या चक्कर आने की संभावना इसमें जो है देखने को मिल सकती है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं बीमारी है दोस्तों, वो है सिकल सेल्स एनीमिया, है ना? तो सिकल सेल्स एनीमिया क्या है दोस्तों? इसको हम समझते हैं। तो यह एक आनुवंशिक बीमारी होती है दोस्तों, जो कि जिसमें आरबीसी की आकृति विकृत हो जाती है। जबकि वह हमने एनीमिया में क्या देखा दोस्तों कि यदि आरबीसी की संख्या सामान्य रूप से कम हो रही है, तो वहाँ पे एनीमिया होगा। अब सेकंड पॉइंट याद रखना है कि यदि आरबीसी की आकार यानी कि आरबीसी की जो आकृति है विकृत हो गई, मतलब आरबीसी का जो आकार है वो विकृत हो गया है, उसे जो है हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस कंडीशन में जो है सिकल सेल्स एनीमिया की संभावना यानी होने की संभावना हो सकती है और इससे क्या होगा कि रक्त प्रवाह बाधित होता है और इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपको ऐड करना है जिससे कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिकल सेल एनीमिया क्या है और किसके कारण होता है? आरबीसी के आकृति के कारण होता है, आकृति विकृत होने के कारण होता है। इसके बाद हम देखते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है दोस्तों? थैलेसीमिया यह एक आनुवंशिक रक्त विकार रोग है जिसमें शरीर में पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, ठीक है? यदि हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या बताया था मैंने? रक्त को लाल करने का, यानी कि रक्त किस लिए लाल है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है ना? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यदि आरबीसी में यानी कि हीमोग्लोबिन का निर्माण यानी कि हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, तो कहीं न कहीं आपको थैलेसीमिया की जो बीमारी है वो हो सकती है। इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों आरबीसी की संख्या बनाए रखने के लिए क्या उपाय है या क्या उपाय कर सकते हैं? आरबीसी की यानी कि आरबीसी की संख्या बनाए रखने के लिए आयरन युक्त आहार, पालक बीन्स पालक हो गया, मछली हो गया, मांस इत्यादि आपको लेना होगा या फिर सूखा जो मेवा है उसका आप सेवन कर सकते हैं। इसके बाद में जो है विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ आप ले सकते हैं, जैसे कि टमाटर हो गया, नींबू हो गया, आयरन हो गया, अवशोषण जैसे जो पदार्थ है उनको आप जो है भोजन के रूप में खा सकते हो और पर्याप्त मात्रा में आपको पानी यूज करना होगा और व्यायाम जैसे जो है व्यायाम है उनको आपको करना होगा। तो इस प्रकार से आप जो है जो है रोगों से बचाव कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि आरबीसी का आप निर्माण करा सकते हैं और उनके संख्याओं को बैलेंस बना के रख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों आरबीसी से होने वाले रोग कौन से हैं और इनके बचाव के क्या उपाय है, आरबीसी का जो संख्या है उसे हम कैसे बना यानी कि बरकरार रख सकते हैं। सो इस प्रकार से हमने पूरे डिटेल से क्वेश्चन को समझा। सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिल चुका होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था दोस्तों? 120 दिन का, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जिसे आरबीसी कहा जाता है, इनका जीवन काल कितना 120 दिन का होता है, ठीक है? 120 दिन का होता है, ठीक है? इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल चुका होगा दोस्तों। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि मातृ मृत्यु दर को खालिस्तान के रूप में व्यक्त किया जाता है। मातृ मृत्यु दर को खालिस्तान के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी कि मातृ मृत्यु दर को किस रूप में व्यक्त किया जाता है ये आपको बताना है। सो जिसमें कि पहला ऑप्शन आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, प्रति 100 गर्भावस्था पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर के आधार पर, या फिर प्रति 1000 गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर की संख्या पर, या फिर प्रति सॉरी माफ कीजिएगा यहाँ पे 100 है ना, 100 गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर पर। सेकंड ऑप्शन देख पा रहे होंगे, प्रति 1000 गर्भावस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं की दर यानी कि मृत्यु दर की संख्या पर, या फिर आप थर्ड ऑप्शन देख पा रहे होंगे कि प्रति 10,000 यानी कि गर्भावस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर, या फिर फोर्थ ऑप्शन देख पा रहे होंगे दोस्तों जो कि 1,00,000 गर्भावस्था पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर पर मृत्यु की संख्या पर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है। इससे पहले आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट रखता हूँ जिससे कि आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझ पाओगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे मातृ मृत्यु दर क्या है, ठीक है? सो किसी देश का क्षेत्र या किसी देश या पे हम कह सकते हैं किसी क्षेत्र में प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर गर्भावस्था से संबंधित जटिलताओं के कारण मरने वाली महिलाओं की संख्या को दर्शाया जाता है। सो इससे तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया कि मातृ मृत्यु दर को
1 लाख जीवित जन्म पर गर्भ अवस्था से संबंधित जटिल के कारण यानी कि संबंधित जटिलताओं के कारण मरने वालों की संख्या यानी कि मरने वाली महिलाओं की संख्या को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि इससे एक प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि यह एक किसी देश की जो है प्रसवकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को दर्शाता है कि वहाँ की जो है व्यवस्था किस प्रकार की है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि मातृ मृत्यु दर जो है किसी देश या क्षेत्र के प्रति जो है 1 लाख जीवित जन्मों पर गर्भावस्था से संबंधित जटिलताओं के कारण मरने वाली महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे एक प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक इसे प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह किसी देश की प्रसवकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को दर्शाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर होते हैं दोस्तों। इसके बाद हम यहाँ पे समझते हैं कि मातृ मृत्यु दर की गणना करने का सूत्र क्या है। हमने देखा मातृ मृत्यु दर क्या है, इसके पूरे फैक्ट मैंने आपके सामने रखा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि मातृ मृत्यु दर की गणना कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो गर्भावस्था या फिर जो प्रसव से संबंधित जो मृत्यु दर की जो संख्या होती है ना दोस्तों, उसका हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं यानी कि उसका भाग देते हैं। ठीक है, यानी किससे भाग देते हैं, कुल जीवित जन्म से, है ना, कुल जीवित जन्म से किया जाता है, भाग दिया जाता है। यानी कि जितनी गर्भावस्था या फिर प्रसव से संबंधित जो संबंधित मृत्यु है, उनका भाग किससे दिया जाता है, कुल जीवित जन्म यानी कि जितने जन्म लिए हैं उनका भाग दिया जाता है। इस प्रकार से मृत्यु दर के प्रमुख यानी कि मृत्यु दर का आंकड़ा यहाँ पे निकलता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे समझते हैं मातृ मृत्यु दर का कारण क्या है। सो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि गणना कैसे करते हैं। सो आपको याद रखना है गर्भावस्था या फिर प्रसव से संबंधित जो मृत्यु दर है उसको भाग देते हैं किसी से, कुल जीवित यानी कि जो जन्म लिए हैं उनका भाग इससे दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप जो है इसका जो दर है वो निकालते हो। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका प्रमुख कारण क्या है। सो अत्यधिक रक्त स्त्राव का प्रमुख कारण इसका हो सकता है, यानी कि प्रसव के दौरान या फिर उसके तुरंत बाद जो है रक्त स्त्राव होने से जान का खतरा भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा जो कारण यहाँ से निकल के आता है दोस्तों, वो आता है प्री यानी कि प्री एक्सलैम्पिया या फिर हम कह सकते हैं एक्सलैम्पिया। तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों, ये क्या होता है, इससे उच्च रक्तचाप और झटके की स्थिति कहीं ना कहीं हो सकती है, जो कि माँ और शिशु दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। सो दो मृत्यु के कारण बताए मैंने दोस्तों, पहला अत्यधिक रक्त स्त्राव के यानी कि यदि अत्यधिक रक्त स्त्राव हो रहा है यानी कि जन्म या फिर जन्म के बाद में यदि माँ के इसमें अत्यधिक जो है रक्त स्त्राव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो है मृत्यु का खतरा बन सकता है। दूसरा हमने देखा दोस्तों प्री एक्सलेम्पोपासिया, जो कि ये भी एक जो है मृत्यु का कारण बनता है। इससे क्या होगा कि उच्च रक्तचाप और झटके की स्थिति कहीं ना कहीं जो है माँ और बच्चे में दोनों में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों इसका संक्रमण कैसे होता है, यानी कि प्रसव के बाद में यदि किसी देखभाल यानी कि देखभाल ना की जाए, प्रसव के बाद में देखभाल ना की जाए तो मृत्यु जो है तो गर्भावस्था या फिर अन्य अंगों के संक्रमण के कारण भी हो सकता है, या फिर जो है सही देखभाल न करने के कारण भी ये संक्रमण का कारण बन सकता है और कहीं ना कहीं मृत्यु दर का कारण बनेगा। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों असुरक्षित गर्भावस्था, यानी कि गर्भावस्था की असुरक्षा या प्रक्रिया महिलाओं के लिए घातक सिद्ध होता है, जो कि मातृ मृत्यु दर को प्रमाणित करता है, यानी कि उनके आंकड़े को बढ़ाने में यहाँ पे सहयोग करता है। ठीक है, सो ये याद रखना है। उसके बाद प्रसव के दौरान जटिलताएं कहीं ना कहीं जो है लंबे समय तक प्रसव या फिर शिशु गलत स्थिति में होने के कारण भी जो है मातृ मृत्यु दर में बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या देखा दोस्तों, हमने पहला पॉइंट हमने देखा मातृ मृत्यु दर का कारण अत्यधिक रक्त स्त्राव का कारण, जो कि जन्म के बाद या जन्म के पहले यदि रक्त स्त्राव हो रहा है तो कहीं ना कहीं मातृ मृत्यु दर का संकेत है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन हमने देखा फ्री एक्सलैम्पेसिया, ये भी एक मातृ मृत्यु दर का कारण, जिसके कारण उच्च रक्तचाप के कारण जो है झटके की स्थिति कहीं ना कहीं बच्चे और मां दोनों में देखने को मिल सकती है। दूसरा पॉइंट हमने देखा दोस्तों संक्रमण, यानी कि संक्रमण के कारण भी कहीं ना कहीं जो है मातृ मृत्यु दर का संकेत है। ठीक है, यानी कि मातृ मृत्यु दर में बढ़ोतरी मिल सकता है। इसलिए असुरक्षित गर्भपात यानी कि सुरक्षित प्रक्रिया यदि महिला नहीं अपना रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी मातृ मृत्यु दर का कारण है दोस्तों। इसके बाद प्रसव के दौरान जटिलताएं यानी कि लंबे समय तक प्रसव या फिर शिशु का गलत स्थिति होना, ये भी मातृ मृत्यु दर का संकेत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने मातृ मृत्यु दर का कारण देखा। अब संबंधित तथ्य मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों, और वो है भारत में मातृ मृत्यु दर की संख्या कितनी है। सो 2016 और 18 का जो आंकड़ा यहाँ पे निकला है दोस्तों, वो निकला है 113 प्रति
1 लाख जीवित जन्म पर, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने इसका आंकड़ा जो निकालते कैसे हैं वो मैंने बताया था। सो पहला हमने देखा था दोस्तों कि जितने मृत्यु हो रहे हैं उनका भाग उनसे देना है हमें जो जीवित जन्म लिए हैं, ठीक है। सो इस प्रकार से जो 2016-18 के अनुसार यहाँ पे जो आंकड़ा निकला है दोस्तों वो निकला है 113 में जो है कितना 1 लाख जीवित जन्म पर। यही 2019-21 में जो निकला है दोस्तों घटकर कितना हो गया था 57 यानी कि 97 हो गया था, जो कि प्रति 1 लाख जीवित जन्म यानी कि जीवित जन्म पर, ठीक है। इसके बाद में जी जी दो नेक्स्ट हमने देखा दोस्तों 2019 से 21 के अनुसार यदि हम देखें तो घटकर यहाँ पे 97 हो गया था, ठीक है। इसके बाद में यही पे यदि हम देखें एसडीजी के आधार पर, ठीक है। तो एसडीजी के आधार पर इसका जो लक्ष्य रखा गया था दोस्तों 30 से 70 तक, है ना, यानी कि 30 तक कितना लाने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था 70 तक, यानी कि मातृ मृत्यु दर को जो 113 जो 2016-18 में देखा गया था उसी को जो है 2030 तक जो है 17 तक यानी कि 17 से भी नीचे लाने का जो है यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके 3 पॉइंट निकल के सामने आए। पहला कि मातृ मृत्यु दर जो है 2016 में कितना 16-18 में कितना था ये आपसे पूछा जा सकता है, तो 113 प्रति 1 लाख बच्चों पर था, ठीक है। इसके बाद में 2019 का आपको पूछा जा सकता है, तो 2019 में 113 से घटकर 97 आ गया था, 97 आ गया था 1 लाख बच्चों पर। यहीं पे यदि हम बात करें इसका लक्ष्य की, है ना, तो इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक 70 से भी नीचे लाने का, ठीक है। तो ये पूरे पॉइंट आपको याद रखना है, खासकर ये पॉइंट आपको ऐड करना है कौन सा कि 2030 तक कितना अनुमान यानी कि कितना लक्ष्य रखा गया है, 70 रखा गया है, यानी 70 से भी कम रखा गया है, ठीक है। तो ये याद रखें दोस्तों। इस बात में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए जो है सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई है उन सभी योजनाओं को मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। तो पहला जो योजना आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे उसको हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो पहला योजना आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। तो गर्भवती महिलाओं को जो है संस्थागत प्रसव के लिए यहाँ पे आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ये जननी सुरक्षा योजना चलाया गया था, ठीक है। इसके बाद में प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान योजना यहाँ पे चलाया गया था दोस्तों, जो कि हर महीने 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की मुफ्त स्वास्थ्य जांच हो इसके लिए ये चलाया गया था, ठीक है। सो गर्भवती यानी कि जो जननी सुरक्षा योजना चलाया गया था संस्था यानी कि महिलाओं को संस्थागत जो है आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए। इसके बाद में प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान जो है ये जो है हर माह यानी कि 9 तारीख को, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, हर माह 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को मुफ्त स्वास्थ्य जांच के लिए ये चलाया गया था। इसके बाद में तीसरा जो योजना यहाँ पे आया था दोस्तों वो आया था राष्ट्रीय मातृत्व स्वास्थ्य मिशन योजना, है ना, जो कि मात्र और शिशु यानी कि माता और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाया जा सके, है ना, और उससे कम किया जा सके, है ना, उसके लिए जो है राष्ट्रीय मातृत्व स्वास्थ्य मिशन यहाँ पे चलाया गया था, ठीक है। सो ये याद रखना दोस्तों। इसके बाद में आयुष्मान भारत ये आया जो कि गरीब महिलाओं के लिए मुफ्त जो है प्रसव उत्तर देखभाल में सहायता हो इसके लिए आयुष्मान भारत योजना यहाँ पे लागू किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पूरे योजनाओं के पॉइंट यहाँ पे ऐड किया दोस्तों मैंने। इसके बाद में हर एक फैक्ट को आपके सामने रखा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या है वो आपको मिल चुका होगा दोस्तों। तो इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखने को मिला होगा क्या कि प्रति 1 लाख गर्भवती महिलाओं पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु की संख्या यहाँ पे निकाला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिल चुका है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यदि हम पूरे 55 क्वेश्चनों को कवर करें तो कहीं ना कहीं क्लास काफी लंबा हो जाता है, इसलिए पहले मैं हर क्लास को छोटे छोटे भागों में बांटकर दूंगा जिससे कि आप एक एक क्लास को बहुत ही अच्छे से देख पाए। इसके बाद में इसका कंप्लीट क्लास आपको पूरे 55 क्वेश्चनों का क्लास आपको जो है देखने को मिलेगा, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी का प्रतिशत खालिस्तान के बीच में होना चाहिए। क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी का प्रतिशत खालिस्तान के बीच होना चाहिए, कितना होना चाहिए ये आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों 40 से 50 के बीच में, 60 से 70 के बीच में, 80 से 90% के बीच में या 90 से 100% के बीच में। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है। इससे पहले मैं कुछ फैक्ट मैं आपको यहाँ पे
देता हूँ दोस्तों, ठीक है। सो हम यहाँ पे देखते हैं नवजात शिशु, यानी कि नवजात शिशु को जन्म में कितना, जन्म के 24 घंटे के भीतर कितना पहला टीकाकरण यहाँ पे दिया जाता है। और ये पूरे फैक्ट, पूरे पॉइंट मैंने इससे वाले पहले वाले क्लास में मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है दोस्तों। ये हम कह सकते हैं कि आहार का जो, यानी कि संतुलित आहार हो या फिर असंतुलित आहार हो या फिर कार्बोहाइड्रेट हो, इसको मैंने बहुत ही डिटेल से वहाँ पे समझाया है, ठीक है। सो पहला पॉइंट तो आपका निकल के सामने यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि नवजात शिशु को तुरंत 24 घंटे के भीतर पहला टीका दिया जाता है। इसके बाद में सेकंड टीका कब दिया जाता है और थर्ड टीका कब दिया जाता है, कितने समय में दिया जाता है, वो पूरा डिटेल में मैंने उस क्लास में बताया है, ठीक है। तो उस क्लास को जाके एक बार जरूर देखिएगा। और यदि आप उस क्लास को देख नहीं पाते हो तो कहीं ना कहीं वो जो पीडीएफ मैंने वहां पे दिया है, उस पीडीएफ को एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग वहां पे 170 से 175 पेज का पूरा पीडीएफ आपको दिया गया है उस क्लास में, ठीक है। सो यह टीकाकरण शिशु को विभिन्न संक्रमण बीमारियों से बचाने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। सो शिशु को कब दिया जाता है दोस्तों? 24 घंटे के भीतर, है ना। 24 घंटे के भीतर भीतर टीका दिया जाता है, ठीक है। क्यों दिया जाता है? कि संक्रमण यानी कि संक्रमण या संक्रमित बीमारियों से बचने के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में जन्म के समय दिए जाने वाले प्रमुख टीके मैं आपके सामने रखता हूँ, कौन कौन से टीके दिए जाते हैं। तो पहला टीका दिया जाता है दोस्तों बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका क्यों दिया जाता है? यह क्षय रोग यानी कि टीबी से बचने के लिए दिया जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट आपका ऐड हुआ यहाँ पे कि जन्म के समय दिए जाने वाला जो पहला रूप है दोस्तों, वो है बीसीजी का टीका। क्षय रोग से बचने के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसके अनेक कि इसे बाएं हाथ की त्वचा के, यानी कि बाएं हाथ की त्वचा के नीचे लगाया जाता है। पहला पॉइंट, बाएं हाथ की त्वचा के नीचे लगाया जाता है। ये पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हुआ। बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? बचपन यानी कि शिशु को दिया जाता है, ठीक है। जन्म के समय दिया जाता है, ठीक है। और क्षय रोग यानी कि टीबी से बचने के लिए, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में हेपेटाइटिस बी का टीका यहाँ पे दिया जाता है बचपन में, है ना, जन्म के समय। सो यह क्या करता है दोस्तों? हेपेटाइटिस वायरस से होने वाले लिवर संक्रमण के बचाव के लिए यह दिया जाता है। इससे मांसपेशियों में, यानी कि इसे मांसपेशियों में लगाया जाता है, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट, हेपेटाइटिस के बारे में पूछे तो जन्म के समय दिया जाता है, और इसे कहाँ दिया जाता है? तो मांसपेशियों में लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन या पोलियो वायरस के संक्रमण से बचने के लिए दिया जाता है, और ये मुंह के समय, यानी कि मुंह के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट मैंने आपके सामने रखा दोस्तों। जन्म के समय दिए जाने वाले तीन टीके, मुख्यतः तीन ही टीके होते हैं। पहला बीसीजी का टीका होता है, इसके बाद में हेपेटाइटिस बी का टीका होता है, और ओरल पोलियो वैक्सीन का टीका होता है। ये क्यों दिया जाता है ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। एक एक पॉइंट आपके सामने रखा है, इनको आप देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों, और नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे भारत में टीकाकरण कार्यक्रम कब लाया गया। क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन, यानी कि आपके क्लास के लिए मैंने बहुत मेहनत किया दोस्तों, और हर एक पॉइंट को, यानी कि मेरे सामने यदि कोई क्वेश्चन आ गया तो उसका मैं संपूर्ण पूरा निचोड़ आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टीकाकरण कार्यक्रम। टीकाकरण कार्यक्रम कब लाया गया था? तो भारत सरकार के द्वारा सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम सन 1978 में शुरू किया गया था, है ना। और आप सभी को बता दो दोस्तों, यदि आप क्लासेस को कंटिन्यू देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके बहुत ही ज्यादा रिवीजन होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैंने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। सो आप हर एक क्लास को देखते जाइए, जिससे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, याद करना नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो पॉइंट आप बार बार क्लास में देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका रिवीजन होते रहेगा, और आप उन पॉइंटों को बहुत ही इजीली देख पाओगे और समझ पाओगे, ठीक है सर। और इसके बाद में सन 1985 में इसे यूनिवर्सल जो है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का यहाँ पे नाम दिया गया था, ठीक है। सो भारत सरकार के द्वारा कब लाया गया था? सो सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम सन 1978, यानी कि 1978 में ये शुरू किया गया था, और 1985 में इसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत इसका नाम रखा गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में भारत के प्रमुख टीकाकरण योजनाएं मैं आपके सामने रखता हूँ कि भारत की कौन कौन सी टीकाकरण योजनाएं हैं। सो पहला योजना है दोस्तों इंद्रधनुष योजना, जो कि सन 2014 में यह शुरू किया गया था। पहला योजना जो है टीकाकरण योजना इंद्रधनुष योजना कब स्टार्ट किया गया था? 2014 में, ठीक है। इसका लक्ष्य है दोस्तों देश भर में सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इंद्रधनुष योजना कब स्टार्ट किया गया था? 2014 में। इसका लक्ष्य क्या है? देश भर में सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित, यानी कि सुनिश्चित करना। सेकंड है दोस्तों रोटा वायरस वैक्सीन।
रोटा वायरस वैक्सीन क्या है दोस्तों, यह डायरिया से बचाव के लिए दिया जाता है। सेकंड पॉइंट याद रखना है कि जो रोटा वायरस जो वैक्सीन है ये डायरिया से बचाव के लिए दिया जाता है, यानी कि डायरिया से बचाव के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड आप देख पा रहे होंगे पेटावेलेट वैक्सीन। ठीक है, सो पेटावेलेट वैक्सीन क्या है दोस्तों, यहाँ डिप्थीरिया हो गया, टिटेनस हो गया, इसके बाद में पर्टूसिस ये जिसे हम कहते हैं काली खांसी, हेपेटाइटिस बी या फिर हिप जैसी जो बीमारियां हैं इनके बचाव के लिए जो है पेटावेलेंट वैक्सीन दिया जाता है। ठीक है, सो ये सभी वैक्सीनों को याद रखना है दोस्तों, जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाए गए योजनाएं हैं और इन योजनाओं के द्वारा जो ये टीकाकरण दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में टीकाकरण क्यों जरूरी है ये हम यहाँ पे समझते हैं। तो यह संक्रमण रोग को रोकने का एक सबसे अच्छा प्रभाव तरीका है, यानी कि हम कह सकते हैं सबसे प्रभावी तरीका है, जो कि भारत ने पोलियो मुक्त देश का दर्जा जो है प्राप्त कर लिया है, जो कि व्यापक टीकाकरण का एक परिणाम है। और उसी के आधार पर भारत सरकार ने जो है ऐसे बहुत सारी योजनाएं लाया और टीकाकरण से नवजात मृत्यु दर में कहीं ना कहीं काफी कमी आई है। ठीक है, और 2030 तक जो आंकड़ा यहाँ पे रखा गया है वो याद रखना है दोस्तों, जो कि 70 से भी माइनस लाना है। ठीक है, इसका लक्ष्य है। ठीक है, सो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों। सो इस प्रकार से हमने एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से देखा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे मिल चुका होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है वो आपको यहाँ पे बताना था दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है दोस्तों, 60 से 70 है ना, कितना होता है 60 से 70। ठीक है, 60 से 70 यानी कि संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कैलोरी का जो प्रतिशत होता है दोस्तों वो होता है 60 से 70। ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, और नवजात शिशुओं को जो है टीकाकरण कब दिया जाता है ये पूरा फैक्ट मैंने आपके सामने रखा। बीसीजी कब दिया जाता है और संबंधित टीकाकरण कब यहाँ पे लागू किए गए थे, इन सभी के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल से आपको बता दिया है दोस्तों। ठीक है, सो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, जो कि जितने फैक्ट मुझे आपको देना चाहिए था वो पूरे फैक्ट मैंने आपके सामने रखा दोस्तों। ठीक है, सो इस प्रकार से आज का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों, और नेक्स्ट आने वाले क्लास में मिलते हैं। और आप सभी से मैं पुनः फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि आप ये पूरे क्लास को आप जरूर देखिएगा, और इसका पीडीएफ में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड करके पुनः फिर से क्लास को रिवीजन कर सकते हैं। और ऐसे ही आने वाले बहुत सारे क्लासेस को आप देखते जाइए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ये पूरे क्लासेस और नोट्स में आपको फ्री में दे रहा हूँ, और इसके पीछे मेरा बहुत सारा मेहनत लगता है दोस्तों। इस मेहनत को आप अच्छा से यूज कीजिएगा, जिससे कि आप आपका भविष्य बना सकते हो। और ये पूरा फ्री है, इसे फ्री ना समझे, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगता है। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।